हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पी वाई के दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जहां आज है हमारा डे 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी ये जो जर्नी है उसको समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा, क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 30 डेज के इस हिस्ट्री चैलेंज में आज हमारा है डे 2, यानी कि जो फेज 1 चल रहा है हमारा उसका डे 2 रहेगा, जिसका एक कदम हम उठा चुके हैं स्टोन एज के साथ। आज का एक कदम हमारा दूसरा रहेगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ शुरू होगा। ठीक है। बाकी जो ओवरऑल हमारा जो तरीका है पढ़ने का वो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट का समय लेते हैं, 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम उस टॉपिक को समझते हैं कि वो टॉपिक किस बारे में है। जैसे हमने स्टोन एज में समझा था कि स्टोन एज की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या चीजें होती होगी, कैसे जीता होगा उसका उस समय का मानव। ठीक है। वैसे ही आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्टिंग में कुछ 10 से 15 मिनट, 15 या 20 मिनट का टाइम देंगे। स्टार्टिंग में समझेंगे कि उस जमाने का जो मनुष्य था, उस जमाने का जो इंसान था, वो कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या जानता था, किन चीज़ों की खोज हो गई थी, ठीक है, और किस चीज़ के लिए फेमस थे। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। उसके बाद हम टॉप मोस्ट मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉप 100 क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को प्लस उनके ऑप्शंस पे चर्चा करेंगे। सिर्फ आंसर की बात नहीं करेंगे, वो पीवाईक्यूज आपको 2020 से लेके 2026 तक के एग्जाम्स में जो कि पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक ने पूछे हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आपको एंटायर दरबार मिलेगा, यानी कि एक कलेक्शन मिलेगा। ठीक है। सो पीवाईक्यू के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली टाइमलाइन को समझते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन और सभ्यता का मतलब समझा देता हूँ। एक ऐसा दौर, एक ऐसा युग या एक ऐसा कहें कि एक ऐसा तरीका, जिस तरीके का यूज करके, जिस मॉडल का यूज करके इंसान जीता था, रहता था, खाता था, पीता था, घूमता था, ठीक है, व्यापार करता था, चीजें बनाता था, चीजें तोड़ता था। जो भी चीजें होती है वो सभ्यता के हिसाब से होती है। जैसे आज के टाइम पे सभ्यताएं अलग अलग जगह पर अलग अलग सभ्यता है। चाइना में जाओगे तो वहाँ के लोगों का खान पान अलग है, रहना अलग है, शादी अलग है। इंडिया में जाओगे तो ये सारी चीजें अलग है। वैसे यूरोप में जाओगे तो और भी चीजें बदल जाती है। ठीक है। तो वैसे ही ये समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व पहले। ईसा पूर्व ईस्वी का अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अभी हम जी रहे हैं 2026 ईस्वी में, और वापस से जीरो पे आएंगे तो 2026 साल ये होगा, प्लस 2500 साल पहले, 2500 ईसा पूर्व, यानी कि टोटल कुल मिला के आप देखोगे तो 5500 साल पुरानी सभ्यता। 5500 साल पहले पाकिस्तान, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान का ये एरिया और इंडिया का ये एरिया, और थोड़ा सा एरिया आपका ले लो यहाँ से अफगानिस्तान का, इतने एरिया में कुछ लोग रहा करते थे जो कि सिटीज में रहा करते थे। उस टाइम पे भी सिविलाइज्ड लोग थे, शहरों में रहा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक शहरी, जो है कहे की प्रक्रिया है, एक शहरी मॉडल है जिसपे लोग रहते थे, जिसमें बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बड़े बड़े शहर हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है। तो टाइमलाइन की बात करते हैं कि कब हुआ था। तो एनसीईआरटी ने जो डाटा एक्सेप्ट किया है वो ये है, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का। ये एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट किया। हमें कैसे पता चला कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का ये समय था? हम उस जमाने में पैदा तो नहीं हुए थे, ना उस जमाने का कोई लिखा पढ़ी वाली चीज हमारे पास अवेलेबल है या पढ़ पाते होंगे हम उसे। तो हमें पता चला था रेडियो कार्बन यानी कि कार्बन डेटिंग के थ्रू। ठीक है। कार्बन डेटिंग के थ्रू हमको पता चला था कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का ये टाइम रहा होगा जब ये सारी चीजें पनपी होगी, या कहें कि मैच्योर हुई होगी। लेकिन अगर मैच्योर पीएफएस की बात करें, परिपक्व टाइम की बात करें, जो कि आपके यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया है, वो टाइम है आपका 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व का। ठीक है। तो यूपीएससी जब पूछता है सवाल और ऑप्शन में अगर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व हो तो आप ये टिक करेंगे, और अगर आपको ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व दिखता है तो ये टिक करेंगे। ठीक है। दोनों ऑप्शंस एक जगह पर नहीं हो सकते, लेकिन अगर होते हैं तो जरूर बताएगा कि या तो सर्वमान्य काल पूछेगा या परिपक्व अवस्था पूछेगा। ये दोनों यहाँ पे लिखे हुआ है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इसकी जो शुरुआत होती है वो कैसे हुई, हमें कैसे पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हम वहां से जानते हैं। ठीक है। सो 1826 में पहली बार, 1826 में पहली बार हमें पता चला, एक अंग्रेज हुआ करते थे चार्ल्स मैसोन। आपकी स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा, चार्ल्स मैसोन। ये एक अंग्रेज थे, क्योंकि 1826 का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम अंग्रेजों का टाइम हुआ करता था। वो एक किताब लिख रहे थे, एक कविता लिख रहे थे। उस कविता में उन्होंने देखा कि जहां पर वो बैठे थे वहां पर एक खंडर था,
उस खंडर के ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने अपनी कविता में उस खंडर का जिक्र किया, जो कि हड़प्पा का खंडर था। आज उसकी खोज हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था ना कि हड़प्पा है, एक सिटी हुआ करती थी, एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उस जमाने के चार्ल्स मैसन को तो नहीं पता था, राइट? तो उन्होंने इसका जिक्र किया अपनी कविता या अपनी बुक में, लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि ये जगह कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राचीन है। ठीक है, तो पहली बार जहां से जिक्र मिलता है, अगर पूछे पहली बार का, तो 1826 की बात है। चार्ल्स मैसन की किताब में इन्होंने इसका जिक्र किया था, हड़प्पा के खंडर का। याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले बताता हूँ कि इसका जो सेकेंड टाइम जिक्र हुआ था, वो हुआ था आपके 1856 में। 1856 में लाहौर से कराची के लिए, लाहौर से कराची लिख देता हूं मैं, लाहौर टू कराची, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में, उस टाइम पे भी मतलब उसी एरिया में था। ठीक है, सिंध का एरिया हुआ करता है। तो लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, कुछ इस तरीके का रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा होगा। ठीक है, तो इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए, भरावा भरने के लिए कहे, या कुछ नीड हुई होगी उसमें, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ रही थी। तो लोगों ने देखा वहीं पर एक खंडर था, सोचा चलो इस खंडर से ईंटें उठा लेते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ईंटें जो है किस जगह की है, इस सिविलाइजेशन का क्या महत्व है, या कितनी प्राचीन जो कहे कि ईंटें हुआ करती थी। उन लोगों ने वो ईंटें उठाई, कुछ इस तरीके की ईंटें हुआ करती थी। ड्रॉ कर देता हूँ, रेशियो भी बता देता हूँ, कुछ इस तरीके की ईंटें हुआ करती थी, जो आज की ईंट के समान ही है। इसका रेशियो था 1:2:4। इस रेशियो की ये ईंटें हुआ करती थी। ये ईंटें उन्होंने वहां से उठाई, खंडर में से, हड़प्पा के या मोहनजोदारो के खंडर में से उठाई, और रेलवे ट्रैक में बिछा दी। अपना काम हो गया। लाहौर से कराची के लिए रेलवे बनने वाला, ये जो रेलवे बन रहा था, ये 1856 की बात है, सन याद रखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब इसका जिक्र होता है, तो 1826 से डायरेक्ट 1856 पे होता है। ठीक है, 30 साल बाद जो है उसका ईंटों का यूज कर लिया उन लोगों ने। तो सेकेंड चीज ये हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1875, पहली मुहर मिली। पहली बार कोई ऐसी चीज मिली जिससे ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा था कि कुछ तो है। ठीक है, इससे पहले लोगों ने खंडर देखा, ईंटें देखी, लेकिन अभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज क्या है यहाँ पर, ये इस खंडर में बना क्या हुआ है, मतलब इसका महत्व क्या है। क्या यहाँ पे कुछ जमाने पहले के ही लोग रहे थे, कुछ लोगों ने युद्ध करा था, या बस ये खंडर है, बस टीला है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसका जिक्र हमने वीडियो 1 लेक्चर 1 में किया था, अलेक्जेंडर कनिंगम वो इंसान है जिन्होंने एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1861 में। ठीक है, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि फादर ऑफ एएसआई बोल सकते हैं, या इसकी स्थापना करी थी इन लोगों, इन अलेक्जेंडर कनिंगम ने। याद रखेंगे, इन्हें हड़प्पा से एक मुहर मिली, एक सील मिली थी, और इससे ही, इस सील के मिलने से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा था कि यार कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसकी खोज करने में कई साल लग गए थे। जब मैं आपको अभी आगे और साल बताऊंगा ना कि नेक्स्ट खोज कब हुई थी, तो आप खुद समझेंगे कि ये कोई एक दिन में हुई खोज नहीं है, 2 दिन में हुई खोज नहीं है, सालों का टाइम लग गया था। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका जिक्र किया, फिर 1856 में आके वहां की ईंटें यूज कर ली, फिर पता चला कि ईंटें तो, एक शहर बसा हुआ है यहाँ पे। फिर 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम को इसकी एक सील मिली, मुहर मिली। ठीक है, उन्होंने इसे विदेशी संस्कृति समझ लिया। उन्हें लगा कि ये कोई बाहरी संस्कृति होगी, यानी कि बाहरी सिविलाइजेशन का कोई पार्ट होगा। वो सील उठा के यहाँ पे आ गई होगी, कोई लूट के लिए आया होगा, या कहें कि किसी ने यहाँ पे कोई भूल गया होगा, छोड़ गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, बट यहाँ की तो नहीं हो सकती। उन्हें, अंग्रेजों को भरोसा ही नहीं था कि हमारी जमीन पे, जिस धरती पे हम रहते हैं, उस धरती पे पहले सिविलाइज लोग रहा करते थे। उन्हें इस बात का भरोसा कभी नहीं हुआ। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जबकि उस टाइम पे एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बने 14 साल हो चुके थे, क्योंकि ये बना था आपके 1861 में, और ये जो मुहर मिली थी 1875 में बनी थी। फिर भी हाईलाइट नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, 1856 वाली बात, रेलवे निर्माण के समय जो ईंटों का यूज किया था, वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी लोगों को इसकी ऐतिहासिक महत्ता नहीं समझ में आई थी। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है असली खोज। असली खोज होती है 1921 और 1922 में, और वो दिन है 1921 से लेकर 1922, ये 2 साल की खोज। इस खोज ने संपूर्ण इंडियन सिविलाइजेशन के महत्व को बदल के रख दिया हमारे लिए, क्योंकि 1921 से लेकर 1922 की जो खोज है, उस खोज के आज ऑलमोस्ट हम 104 या 105 साल हो चुके हैं उस बात को, अभी तक खोज चल रही है। आज भी आप करंट अफेयर में कई ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी, जो दर्शाती है इस बात को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम क्या सीख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वो 1921 की खोज और 1922 की खोज क्या थी, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू आगे समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से हम समझेंगे कि खोज क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, पहले तो समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा था।
जो एंटायर सिटी थी, वो एरिया था जिसमें लोग रहा करते थे, जो शहरी प्रक्रिया थी, वो ज्यादातर जो है सिंधु नदी के किनारे हुआ करती थी। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन पहली बार इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था। पहली बार इसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्यों था वो हम आगे समझेंगे। तो इसका आंसर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। एसएससी सीएचएसएल 2020 ने सवाल पूछा है, तो इसका आंसर रहेगा दयाराम साहनी ने। ये वो पर्सन है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी ये भी मेंशन कर देता हूँ, सन 1921 में की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता कहा गया था, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, पहला नाम जो मिला था आईवीसी को या सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता था। उसका कारण बताता हूँ। एएसआई का ये मानना है, एएसआई के नियम है, नियम पुस्तिका के हिसाब से जब भी किसी पुरातात्विक स्थल की खोज होगी, उसका जो पहला शहर या पहली जगह होगी, उसके नाम पर उसकी खोज का, उस जगह का नाम दिया जाएगा। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो सिर्फ हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। तो 1921 में लोगों को लगा बस यही शहर होगा, इसी के आसपास छोटे मोटे शहर होंगे। लेकिन आगे चल के जब 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई, जो कि आर डी बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो आर डी बनर्जी ने जब 1922 में मोहनजोदारो की खोज की और आगे चल के धीरे धीरे खोज होती गई, पता चला ढोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बड़े बड़े शहरों के बारे में पता चला, तो पता चला कि ये सिर्फ हड़प्पा तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ हड़प्पा तक सीमित नहीं था। इसका प्रकोप पूरी सिंधु नदी के किनारे था। इस ज्यादातर जो शहर थे, बड़े बड़े शहर थे, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता का नाम बदल के सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहें, ये दोनों एक ही है। और इसी को कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसी को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे थे ना, जब तांबे की खोज हुई थी, जब तांबे में हमने टीन मिला दिया तो कांसा बन गया, और जब कांसे का प्रयोग हुआ, जब आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखेंगे। और कांसे को कहता है ब्रॉन्ज, इसलिए ब्रॉन्ज एज भी कहा गया इसे, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। अगेन दयाराम साहनी ने की थी। जैसा कि हमने पढ़ा, दयाराम साहनी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो दयाराम साहनी। कब। 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले सवाल में समझाया कि 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके अगले ही साल आपको मोहनजोदारो की खोज देखने को मिल जाएगी, जो कि खोज की थी इन पर्सन ने। इनका नाम है आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की जस्ट एक साल बाद। हड़प्पा की खोज 1921 में हो गई, लेकिन आपके मोहनजोदारो की जो खोज थी वो 1922 में हो गई, ठीक है। और ये 2 सालों ने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जैसे ये 2 सालों में खोज होती है, इस खोज के बाद पूरे विश्व का ध्यान इंडिया और पाकिस्तान की इस जगह पर पड़ा। उस टाइम पे पार्टीशन नहीं हुआ था, इसलिए इंडिया पूरा पार्ट हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो ब्रिटिश इंडिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, इस पर काफी फोकस पड़ा दुनिया का, क्योंकि यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें मिली, ऐसी ऐसी खुदाई मिली, दुनिया भर के आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका ध्यान आकर्षित हुआ। यहाँ पे कार्बन डेटिंग हुई, पता चला क्या क्या चीजों की खोज हुई है, ठीक है। तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस हुआ करती थी उस टाइम पे, और आज भी है कहूँ तो। आज भी आप व्लॉग्स व्लॉग्स वगैरह देखोगे ना यूट्यूब पे, तो मोहनजोदारो के, हड़प्पा के ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप समझ पाएंगे कि इसका प्रकोप विश्व पे कितना बड़ा था, ठीक है। तो मोहनजोदारो की खोजी 1922 में, हड़प्पा की खोजी 1921 में। किसने की। मोहनजोदारो का नाम आएगा तो आर डी बनर्जी, हड़प्पा का नाम आएगा तो दयाराम साहनी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोटोस आपको दिखा दिए, जैसे कि मैंने, ये है आपके दयाराम साहनी, 1921 में इन्होंने खोज कर दी थी आपके हड़प्पा की। और ये है आपके आर डी बनर्जी, 1922 में इन्होंने खोज कर दी थी आपके मोहनजोदारो की। याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा है, तो रेलवे के क्वेश्चन या रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोहनजोदारो शब्द का जो अर्थ है, पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो अर्थ रहा था वो है आपका मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला नाम कैसे पड़ा, इसका मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली हर एक ऐसे नाम के पीछे जो कि रियलिस्टिक नहीं लगे, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी होती है। बट कई बार कहानी इतनी बड़ी नहीं होती है। कई बार बस मुंह जुबानी बातें आगे बढ़ती जाती है और एक नई बात बन जाती है। वही हुआ था मोहनजोदारो के साथ। मृतकों का टीला नाम पड़ने का जो ऐतिहासिक कारण रहा है, वो 2 रीजन से पड़ा है। पहला कारण लोकल्स, वहाँ के जो लोकल्स थे, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग आसपास के रहे हैं, उन लोगों ने इसे मृतकों का टीला नाम दिया। माउंड ऑफ डेड, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माउंड ऑफ डेड, ठीक है। तो माउंट ऑफ डेड नाम देने के पीछे का कारण था कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी, तो ये काफी ज्यादा कहे कि एक खंडर टाइप स्ट्रक्चर माना जाता था, कि वो खंडर है, वहीं पे लोग जो है डरते थे जाने से, कि वहां पे तो टीला है, मृतकों का टीला है, वहां पे तो लाशें होंगी, मुर्दा लोग होंगे, भूत प्रेत का नाम दे दिया जाता है।
ऐसे ही होता है जब लोकल्स में, गाँव में अगर कोई खंडर होता है ना, जिसके बारे में नहीं पता हो, तो उसे बदनाम कर दिया जाता है भूतिया जगह कह के। वही हुआ था मोहनजोदारो के साथ भी। लेकिन इसका दूसरा रीज़न जो है, लोकल्स नहीं है, इसका दूसरा रीज़न था वहाँ पे हुई खुदाई। खुदाई के दौरान कई सारे स्केलेटन देखने को मिले थे इंसानों के। उससे पता चला था कि यहाँ पे कई लोगों को दफनाया गया था, या कुछ लोग दफन हुए हैं या मरे हैं। तो उसके कारण से मृतकों का टीला नाम देना सही समझा गया। तो मोहनजोदारो शब्द का अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है। मोहनजोदारो जोदड़ो कहे या मोहनजोदारो कहे, इसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है मृतकों का टीला। उसी कारण से मोहनजोदारो नाम मिला था। याद रखेंगे, दो रीजन थे, एक तो खुदाई और एक लोकल्स। ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी मोहनजोदारो की। किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। ऐसे याद करते चलेंगे तो याद हो जाएगा एक एक क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, ये एक बार में समझा देता हूँ आपको, आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं शॉर्ट में समझा पाऊंगा। देखो, जब भी पूछे सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो नंबर 1 इसको लगा लो, सिंधु सभ्यता। फिर पूछे अगर वो कि भारत में आईवीसी, यानी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको लगा लो नंबर 2। और फिर अगर पूछ ले पाकिस्तान में आईवीसी, इसको लगा लो नंबर 3। ये 3 सवाल बनते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यानी सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, और भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा कौन सा है, पाकिस्तान के सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा कौन सा है। जैसा कि मैंने मैप में समझाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया और पाकिस्तान दोनों में डिवाइडेड है, लाइक 50-50 बोल सकते हैं। कई बड़े शहर सिंधु घाटी के इंडिया में मिलेंगे, कई बड़े शहर पाकिस्तान में मिलेंगे। तो अगर पूरे एंटायर सिंधु घाटी सभ्यता की बात होगी, यानी कि जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के नाम आ जाते हैं, तो पूरे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर पूछे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आज के हिसार, हरियाणा, हिसार एक जिला है, हरियाणा, ठीक है, इंडिया में है। ये एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो है कि साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि 350 हेक्टर में फैला है। ये भी लिख देता हूँ, 350 हेक्टर, याद रखेंगे। 350 हेक्टर में फैला हुआ ये स्थल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, प्लस भारत के सबसे बड़े सिंधु घाटी सभ्यता का भी है, क्योंकि ये भारत में है ना। अगर एंटायर सिविलाइजेशन का पार्ट सबसे बड़ा है, तो भारत का भी सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि भारत में है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, तो इसका इसका आंसर क्या रहेगा? राखीगढ़ी। ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? राखीगढ़ी, भारत का भी और इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो रहेगा आपका मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो, जिसकी खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहनजोदारो रहेगा। इससे हमारे 3-4 सवाल बन जाते हैं, जो कि आगे हम शॉर्ट में कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अभी पढ़ा। अगर पूरे एंटायर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है, तो भारत में, जो कि राखीगढ़ी भारत में है, तो भारत का भी सबसे बड़ा राखीगढ़ी रहेगा। तो इसे राइट कर देंगे यहाँ पे। कहाँ पे मिला है ये? हिसार, हरियाणा में। ठीक है। और 350 हेक्टर में फैला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रेट बात कहाँ मिलता है? तो देखिए, ये जो इमेज मैंने यूज की है वो एक्चुअली एक मूवी की इमेज है, जिस मूवी का नाम है मोहनजोदारो। मुझे एग्जैक्टली सन तो नहीं याद है मूवी कब रिलीज हुई थी, बट इस मूवी में जो मेन एक्टर थे, जिन्हें हीरो कहते हैं, वो ऋतिक रोशन ने प्ले किया था एक कैरेक्टर। मुझे कुछ खास तो नहीं याद है मूवी के बारे में, लेकिन मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स इस मूवी से उठाए हैं, जो इस मूवी ने काफी अच्छे तरीके से समझाए हैं। मूवी ने मूवी की एक अलग कहानी है। फिल्में तो फिल्में होती है, उसमें कहानी होती है, हीरो हीरोइन सारी चीजें, विलन वगैरह भी होते हैं, बट इस मूवी का जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे, वो ये लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के मैप को जो सबसे बेस्ट तरीके से किसी मूवी ने अगर समझाया होगा, दिखाया होगा, किसी शॉर्ट मूवी ने, किसी वीडियो ने, तो ये मूवी देखो। इस मूवी में सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उस शहर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, उस सिटाडेल को अच्छे से दिखाया गया है, किले को अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये ग्रेट बात, जिसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता था। उसकी ये एक्चुअल रियल इमेज है। ये इमेज जो देख रहे हो, ये रियल है। ठीक है। और ये रियल है क्योंकि ये मूवी में थी। ये रियल है और ये रियल है। देखो कितने परफेक्ट वे में समझाया गया है। ये रियल है। आप अगर आप इसे समझना चाहो, आपके दिमाग में इस इमेज को डाल लोगे, तो आपको याद रहेगा कि ये ग्रेट बात कहा जाता है। और ग्रेट बात कहाँ पे था? मोहनजोदारो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदारो। ठीक है। मोहनजोदारो में क्या मिला था? ग्रेट बात मिला था। देखो, आगे चल के इन 100 सवालों में हम 3 चीजें सबसे मेन समझेंगे कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर आज के समय पे कहां पर है,
ठीक है, वो किस नदी के किनारे है और वो किस चीज के लिए फेमस है। अगर हमने इतना कर लिया तो ये मान के चलिए कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले सवालों के 70 to 80% पोर्शन तो यही है कि आप टॉप 15 को याद कर लो, वो किस नदी के किनारे वो याद कर लो, वो किस चीज के लिए फेमस है याद कर लो, आपका 70-80% तो यही हो गया। बचे हुए जो छोटे मोटे शहर है 15 के अलावा उनको याद कर लो, 5 से 10% वो हो गया। बाकी जो डाटा मैं बता रहा हूँ टाइमलाइन हो गया, छोटी मोटी चीजों की खोज हुई है उनको याद रख लोगे आप। ठीक है, उसका कनेक्शन याद रख लोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले स्टोन एज था, उसके बाद में वैदिक काल था, इस चीज को याद कर लोगे तो इन चीजों से आपका काफी हद तक काम हो जाएगा, आपका ये पोर्शन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर रहेगा मोहनजोदारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली? एसएससी सीजीएल 2022 ने सवाल पूछा है। देखिए, कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों की खोज होती है मोहनजोदारो के टाइम, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज में कई सारी मिली, जैसे कि नृत्य करती हुई मूर्ति मिली, एक प्रिस्ट किंग, एक पुजारी की मूर्ति मिली है, कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ पोट्रीज मिली है, कुछ कहे की लिपस्टिक भी मिली है। मोहनजोदारो के टाइम पे भी जो औरतें थी वो सिविलाइजेशन के टाइम पे भी औरतें जो है लिपस्टिक का यूज करती थी। तो ऐसी कई सारी खोजें मिली है। उन खोजों का स्थल आज के टाइम पे कौन सा है, हमें वो याद रखना है। कौन से साल में हुई थी इसकी खोज, वो याद रखना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें याद करके हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के हमारे जो 10 से 12 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, क्योंकि मुझे डाटा समझाना होता है कि क्या किस बारे में बात हो रही है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते रहेंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे। जिन्होंने हमारा वीडियो नंबर 1 देखा होगा, लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, उन्हें पता होगा कि चीजें आपस में आगे चल के इंटर कनेक्ट हो जाती है, और हम जितना समय स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन को देते हैं उससे कम समय देते हैं आगे, क्योंकि हम समझ जाते हैं ना चीजें, क्योंकि इंटर कनेक्टेड है सारी चीजें। याद रखेंगे। तो नृत्य करते हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली थी? हमें मोहनजोदारो मिली थी, याद रखेंगे। तो मोहनजोदारो की खोज हुई थी 1921 में। और नृत्य करती हुई मूर्ति के बारे में थोड़ा सा और डाटा मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिकली नृत्य करती हुई लड़की जो है, डांसिंग गर्ल, इसकी मूर्ति मिली थी 1926 में। ये याद रखना है क्योंकि ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा गया होगा लेकिन काफी कम, ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। इसकी ऊंचाई, ये मूर्ति जो है करीबन अराउंड, ये मान के चलिए कि अगर स्केल से नाप की बताऊं मैं यहाँ पे आपको, तो काफी छोटी मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि जो स्केल है मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये स्केल 15 सेंटीमीटर का है। तो 15 सेंटीमीटर को अगर हम साइड करें और हम इसमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर निकालें तो ये होता है इतना, इतनी बड़ी ये कांस्य की मूर्ति है। ठीक है, तो ये मूर्ति जो है किस चीज को दर्शा रही है, इसका मोटिव क्या है, मूर्ति को लाइक किस एक्सप्रेशन को दर्शा रही है, वो हम समझते हैं। पहले तो 10.5 सेंटीमीटर की मूर्ति है। ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 1 क्या याद रखेंगे, इसकी खोज कब हुई थी। इसकी खोज वैसे मोहनजोदारो में हुई थी, मोहनजोदारो की खोज 1921 में हुई थी, पर मूर्ति की खोज 1926 में हुई थी। 10.5 सेंटीमीटर की मूर्ति है। दो सवाल ये बन गए हमारे। ठीक है, ये आपके यूपीएससी और पीएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीजीएल वगैरह में इसका पूछ लेते हैं, एमटीएस और सीजीएल में। फिर हम समझते हैं कि किस मेथड से बनाई गई थी। तो मोम ढलाई तकनीक, मोम ढलाई तकनीक यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक सांचा होता है, उस सांचे में पिघला के जो है धातु को डाला जाता है, फिर उस सांचे को खोल दिया जाता है। तो इस तरीके की मूर्ति जो है देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये मूर्ति कांसे की बनी हुई है। कांसा यानी तांबा और टीन को मिला के कांसा बना दिया। ठीक है, तो कांसे की ये मूर्ति, अगर आप इसके हाथ पे नोटिस करोगे तो बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई है। ठीक है, और काफी पवित्र लग रही है। पवित्रता की मतलब उस टाइम पे ना कुछ ऐसी चीजें थी जो पवित्र मानते थे, जैसे कि एक सिंग वाला बैल हो गया, ग्रेट बात हो गया जो मैंने इसके पहले उस क्वेश्चन में बताया था, ये कांसे की मूर्ति हो गई, प्रिस्ट किंग की मूर्ति हो गई, वो सब हम समझेंगे आगे। तो मोम ढलाई तकनीक से जो है इसे बनाया गया था। और ये मूर्ति किस बारे में है वो बता देता हूँ। लड़की एक हाथ कमर पर रखे हुए खड़ी दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, शरीर की मुद्रा से लगता है कि वो आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। ठीक है, तो ये पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो मूर्ति मिली है वो किस एक्शन को दर्शा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुजारी राजा, प्रिस्ट किंग, प्रिस्ट किंग ये है। क्यों बोलते हैं प्रिस्ट किंग वो भी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे दिखा है किंग प्रिस्ट कास्ट। ठीक है, तो ये मूर्ति मिली है, ये भी मोहनजोदारो से मिली है, दोनों मूर्तियां मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा देता हूँ पहले और फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ आपसे। पहले तो मूर्ति की इमेजेस देख लो, ये रियल इमेजेस है जो मिली है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, मैं आपको इसी के बारे में समझाता हूँ। तो जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वो मूर्ति है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये एक्चुअल में रियल इमेज है उस मूर्ति की। सो हम इस इमेज को देखते हुए तीन चीजें नोटिस कर सकते हैं। पहले तो एक शाल ओढ़ा हुआ है ये पर्सन, जिसपे 3 पत्ती वाला एक फुल टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो ये नोटिस करते हैं। दूसरी चीज नोटिस हम कर सकते हैं बियर्ड, इस पर्सन की बियर्ड है। ठीक है,
तो उस जमाने में भी जो बियर्ड वगैरह है वो रखी जाती होगी, मतलब सेट करके रखी हुई है काइंड ऑफ, ठीक है। तीसरी चीज, आंखें बंद है, इस पर्सन की आंखें बंद है और शांति का प्रतीक नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही कहे कि उस टाइम का या तो बहुत बड़ा कोई पुजारी रहा होगा या तो कोई राजा रहा होगा किसी एरिया का, ठीक है। तो इतना हम नोटिस कर पा रहे हैं। और इसे जो बनाया गया है, ये जो एलिमेंट या पदार्थ है जिस चीज से इसको बनाया गया है वो है आपका सॉफ्ट स्टोन, ठीक है, स्टियाटाइट। स्टियाटाइट जो है एक धातु होता है, ये रहा उसकी रियल इमेज, स्टियाटाइट। इस तरीके का धातु होता है, इससे आकार देना, घिसना, ठीक है, पिघलाना, या कहे कि उससे आभूषण बनाना, डेकोरेटिव आइटम बनाना, मूर्तियां बनाना बहुत ही ईजी हुआ करता था, ठीक है। तो वो जो है आपको प्रिस्ट किंग्स को बनाने में जो है स्टियाटाइट यानी सोप स्टोन का यूज किया गया है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं इसके। तो ये इसकी जो ऊंचाई थी वो थी 17 से 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी खोज जस्ट एक साल बाद, जब आपको डांसिंग गर्ल की खोज हुई थी ना 1926 में, उसके जस्ट एक साल बाद 1927 में जो है प्रिस्ट किंग की खोज हो गई थी, ठीक है। प्रिस्ट किंग की मूर्ति की खोज हो गई थी, ठीक है। इसलिए हाँ, अब मैं हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि मूर्ति में दाढ़ी वाला पुरुष दिखाया गया है, ठीक है। उसके कंधे पर ट्रिफल डिजाइन वाला चोगा है, जो मैंने आपको बताया कि जो चोगा पहना हुआ है ना, काइंड ऑफ सॉल, उस पे 3 डिजाइन वाले पत्ती बनी हुई है, 3 पत्तियों वाला डिजाइन बना हुआ है। आंखें बंद है जिससे गंभीर शांत दिखाई देता है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे पृष्ठ किंग का नाम दे दिया। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था कि पृष्ठ किंग क्यों कहा गया। हालांकि ये असली राजा था या नहीं, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा वाला टाइम जो था वो रहा होगा नहीं रहा होगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। कहा जाता है कि उस टाइम पे लाइक उस तरीके का सोशलिज्म था, ज्यादातर सामाजिक हुआ करता था, कोई राजा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इस टाइप का रहा होगा। ज्यादातर ऐतिहासिक जो खोज हुई है उन्होंने तो ये दर्शाया कि कोई एक राजा नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो हम इसे सिर्फ राजा का नाम देते वो भी गलत है, पुजारी भी कह सकते हैं क्योंकि शांत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज हम समझेंगे। तो बेसिकली इसकी ऊंचाई समझेंगे, 17 से 18 सेंटीमीटर की मूर्ति है, 1927 में इसकी खोज हुई थी और स्टियाटिट सोप स्टोन से बना था, जो कि यह है वो पदार्थ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि उस समय जो इंसान था, आदि मानव का काल चल रहा था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो सिर्फ शिकार करना जानता था, जिंदा रहना जानता था, ठीक है। लिखना पढ़ना सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे है। पाषाण युग में इंसान चित्र बना पा रहा था, जो कि आपको भीमबेटका में देखने को मिलता है, जो रायसेन में है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना आता था, पढ़ना आता था, बात करना आता था, उनकी कोई भाषा रही होगी, लेकिन वो उन्होंने जो भी लिखा है, जो उनकी सील या मुहरों पे लिखा है या किसी जगह पे या किसी पत्थर पे लिखा है, वो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। वो लिपि आज तक अज्ञात है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अज्ञात, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात लिपि थी, हमें नहीं पता वो कौन सी लिपि, क्योंकि हमें भाषा ही नहीं समझ में आ रही है। तो लिपि कैसे बता दे कौन सी लिपि है ये, ठीक है। जैसे आज अगर मान लो मैं लिखता हूँ अर्जुन, ठीक है, और ये लिखता हूँ मैं अर्जुन, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये हिंदी में लिखा है, और हिंदी लिखी जाती है देवनागरी, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। ये अर्जुन लिखा हुआ है इंग्लिश में, और इंग्लिश लिखी जाती है रोमन में, तो ये रोमन लिपि है। लेकिन हमें जब पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, तो हम उसकी लिपि कैसे बता सकते हैं? पहले तो हमें लैंग्वेज जाना होगा ना, कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? देखिए, अब थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चन आने लगेंगे कि नए नए शहरों के नाम पता चलेंगे। अभी तक आपको 3 शहरों का नाम पता चला होगा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, ठीक है। सबसे बड़ा छोटा कौन सा टाइम पे खोज हुई है, सारी चीजें मैंने बताई थी। अब नए नए शहरों के नाम पता चलेंगे और किस चीज के लिए फेमस है, मैं वो आपको रिपीट करवाता जाऊंगा, और आपको एक टेबल भी बता दूंगा, उस टेबल में सारी चीजें क्लियर रहेगी कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है और कहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे इस सेगमेंट को हम। सो बेसिकली सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, एसएससी सीजीएल ने सवाल पूछा है, तो वो था लोथल, ठीक है। लोथल 2 चीजों के लिए बेसिकली फेमस है। लोथल आज के गुजरात में है, याद रखेंगे मैप के हिसाब से। लोथल जो है गुजरात में है, वो फेमस है अपने डॉकयार्ड्स के लिए, बंदरगाह के लिए, क्योंकि उस जमाने में भी व्यापार होता था। हमारे व्यापार के साक्ष्य एक और सभ्यता से मिले हैं। उस जमाने में 4 सभ्यताओं का देखने को मिला है, बेसिकली बड़ी 4 सभ्यताएं रही है। एक सिंधु घाटी सभ्यता जो आज के पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में है। दूसरी सभ्यता अरब के साइड में जो है मेसोपोटामिया रही है, और उसके भी थोड़ा सा आगे इजिप्शियंस की इजिप्ट जो रहे कहें कि सभ्यता रही है, वो हमसे थोड़ी सी पुरानी देखने को मिली है, और चाइनीज सभ्यता थोड़ी सी नई देखने को मिली है, ठीक है। तो 4 सभ्यता थी, लेकिन हमारे जो साक्ष्य मिले व्यापार को मेसोपोटामिया के साथ मिले। और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कैसे किया गया होगा? जहाजों के जरिए, और जहाज चलते हैं आपके समुद्र में। तो लोथल डॉकयार्ड था, ये जहां से जहाजों के जरिए जो है व्यापार किया जाता था, क्योंकि इतना बड़ा सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता ना।
रास्ता भटक जाना, उस जमाने में रोड्स नहीं थे, हाईवेज नहीं थे, मार्क्स नहीं थे, गूगल मैप्स नहीं था, तो समुद्र के जरिए थोड़ा सा आसान हो जाता उस जमाने में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था लोथल में, और लोथल दो चीज के लिए फेमस है। लोथल में एक फैक्ट्री देखने को मिलेगी आपको बीड्स की। बीड यानी मनके। मनके अगर आप जानते हो, डमरू के ऊपर एक काइंड ऑफ मोती लगा होता है जिससे कि डमरू बजता है, जब आप इसे इस तरीके से घुमाते हैं उसे बीड कहा जाता है। वो मोती जो है उस जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते थे, बहुत ही लोकप्रिय माने जाते थे, इस कारण उसकी फैक्ट्री जो है आपको लोथल और धोलावीरा में देखने को मिलेगी। याद रखेंगे। सो लोथल बेसिक बंदरगाह के मामले में बेसिकली लोथल फेमस है, बस इतना याद रखना। ये रियल इमेज है उसकी, और ये रियल इमेज है जो मैंने एआई के जरिए बनाई है। ठीक है, इस तरीके का कोई बंदरगाह हुआ करता होगा उस जमाने में, और अभी आप ये इमेज देख रहे हैं, रियल इमेज है। ठीक है, तो ये रियल डॉकयार्ड रहा है उस जमाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? जैसा कि लोथल के बारे में अभी हमने जिक्र किया, वो गुजरात में है। मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये लोथल जो है गुजरात के एरिया में है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक भी बना सकते हैं हम, ऑप्शन कटिंग कर सकते हैं कि लोथल क्यों फेमस है डॉकयार्ड के लिए, बंदरगाह के लिए, जहां जाते जाते रहे होंगे। अब पंजाब में आप कहाँ जहाज चलाओगे, वहां पे क्या समुद्र है या बहुत बड़ी नदी है जो कनेक्टेड हो चीज है? नहीं। राजस्थान में भी सेम प्रॉब्लम, हरियाणा में भी सेम प्रॉब्लम। आंसर क्या रहेगा आपका? गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात में लोथल स्थित है। याद रखेंगे, दो चीजों के लिए फेमस है, डॉकयार्ड और बीड्स, मनके बनाने के कारखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कालीबंगन के बारे में एक और बात बता देता हूँ, जैसे लोथल के बारे में बताया वैसे कालीबंगन के बारे में बता देता हूँ, आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहीं पे रेडी हो जाएंगे। सो बेसिकली कालीबंगन जो है राजस्थान में है, तो इसका आंसर प्लेस राइट लगा देते हैं, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन से का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। सो बेसिकली काली, काली और बंगन, ये दो अलग शब्दों को मिला के कालीबंगन बना है। बंगन और काली, ठीक है, काली का मतलब होता है काला, ठीक है, और बंगन का मतलब होता है चूड़ी। ठीक है, तो काली चूड़ी यानी काली बंगन जो है, ये फेमस है अपनी उन चीजों के लिए जिन्हें जला के, पकाकर या अग्निकुंड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आगे चल के जब भी आप काली बंगन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको इतना हमेशा याद रहेगा कि जो भी चीज को पकाया गया है, वो मटका हो, वो ईंट हो या आभूषण हो, ठीक है, वो काली बंगन में हुआ है। ठीक है, राजस्थान का ये एरिया आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो ज्यादातर लोहार जो आपके एरिया में मोस्टली जो औजार होते हैं ना लोहे के जो बना के लाते हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान हमेशा से अपने लोहारों के लिए प्रसिद्ध रहा है, अपने राजकीय ठाटों के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो कालीबंगन का ये पार्ट जो है, राजस्थान का ये पार्ट है, ये फेमस है अपने जला के बनाने वाली चीजों के लिए, पका के बनाने वाली चीजों के लिए। ठीक है, तो राजस्थान की गर्मी से याद करेंगे हम आग को, और आग में पकाई जाने वाली चीजों से याद करेंगे हम सारे ऑप्शंस को। ठीक है, तो कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, आप इंटर कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, तो ये समझ लो पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा इस चीज को। टॉप 15 जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये एरिया जो देख रहे हो, टॉप 15 क्रम देख रहे हो, ये टॉप 15 इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के नाम है। ठीक है, इनको ठीक कर देता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इनके नाम आप देख पा रहे होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, बनावली, चनहुदड़ो, सुरकोटड़ा, रोपर, कोटडीजी, सुरकोट, जेंडर, आलमगीरपुर, रंगपुर, बालाकोट। कंफ्यूजन नहीं होना है ना डरना है याद करने के लिए, जब जब ये क्वेश्चंस बनाएंगे ना आपसे, तो आपको याद हो जाएगा। टॉप 5 तो मैं अभी करवा चुका हूँ, देखो हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, कालीबंगन और लोथल, ये 5 तो मैंने अभी क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन हुए होंगे, इसी में मैंने समझा दिया है। अब बस ये समझ लो कि आज के टाइम पे कहाँ है। तो देखो, आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये मेजर शहर आपके कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, डेवलप्ड शहर है। लेकिन राखीगढ़ी आपका कहाँ हो जाता है? राखीगढ़ी आपका हो जाता है इंडिया में। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान इंडिया में, लोथल गुजरात इंडिया में, ढोलावीरा गुजरात इंडिया में, बनावली हरियाणा भारत में, चनहुदड़ो पाकिस्तान में, सुरकुतड़ा गुजरात भारत में। ठीक है, ऐसे ही आपको टॉप 15 के नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये शहर जो है किस नदी के किनारे है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा ध्यान रखना कि मोहनजोदारो सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रावी नदी के किनारे है। ये एक बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मैं गलत करके आया था, तो अपनी गलती से बता रहा हूँ कि हड़प्पा को याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का मेन शहर है या कहें कि पहला शहर है, लेकिन वो सिंधु नदी के किनारे नहीं है, वो है रावी नदी के किनारे। याद रखेंगे। बाकी बाकी शहर जो मेजर शहर है किस नदी के किनारे आप पढ़ सकते हैं। और ये सारे आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। बस 1 से 2 बार ये प्रैक्टिस सेट देख लेना, ये जो पीडीएफ में दूंगा ना उसको कर देना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे पीडीएफ दे दूंगा, जो मैंने बनाई है काफी मेहनत से, मैं ऐसे दे दूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? जैसा कि अभी हमने देखा, धोलावीरा बेसिकली गुजरात में है। ठीक है, लोथल, धोलावीरा
ये दोनों गुजरात में, याद रखेंगे। धोलावीरा किस चीज के लिए फेमस है वो बता देता हूँ। धोलावीरा बेसिकली फेमस है अपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था वो धोलावीरा का उत्तम माना जाता था। जल निकास व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था अगर आपको पता है क्या होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता दूं कि बेसिकली हर जगह पे, बेसिकली ये जो जितने भी बड़े शहर है वो नदियों के किनारे बसे थे। लेकिन सिर्फ नदी के ऊपर ही नहीं बसे थे, अगर नदी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी और यहाँ शहर बसा है तो 1 किलोमीटर हर दिन आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो आज के टाइम पे आप क्या करोगे, वाटर मोटर, पानी की मोटर आती है वो लगा दोगे और पाइपलाइन बिछा दोगे, पानी आप तक आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी है। लेकिन ना उस टाइम पे वाटर मोटर, पानी की मोटर हुआ करती थी, ना पाइपलाइन हुआ करती थी, ना इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, तो हर दिन लोगों के लिए बर्तनों में, घड़ों में पानी भर के लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता, राइट। तो उस चीज से बचने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज किया था। एक कहें कि काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया था उन लोगों ने, जो नदी का पानी है वो डायरेक्ट शहरों में आ जाता था। वाटर वाटर हार्वेस्टिंग का ये पार्ट पूरे एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन में फैला हुआ है, लेकिन जो बेस्ट माना गया है वो है धोलावीरा, याद रखेंगे। तो धोलावीरा फेमस है अपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये सवाल मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो सिंधु नदी के किनारे होगा, और मैं गलती से ये लगा के आ गया था, सिंधु लगा के आ गया था ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट आंसर रहेगा रावी नदी के किनारे। देखो मेजर शहर है ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, काराखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, ठीक है, दाइमाबाद, ये किन नदियों के किनारे, वो थोड़ा सा याद रख लेना, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, वो ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक टॉपिक को एक दिन दोगे तो 30 दिन में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है, कोई बुरी बात है क्या, राइट। तो आपका हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित था। एसएससी सीजीएल 2021 ने सवाल पूछा है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड इन सब की एक टेबल भी बताई थी, जिसमें नगरों के नाम वो आज के टाइम पे कहाँ पर है और किस नदी के किनारे हैं। तो उस टेबल को अगर आपने गौर से देखा हो तो मोहनजोदारो जो है आपके सिंधु नदी के किनारे है। एंड याद रखना एक और चीज, एंटायर आईवीसी का, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित यानी कि सबसे मॉडर्न शहर हुआ करता था। जैसे अगर आज आप इंडिया की बात करोगे तो आज से सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो शहर है, जो लाइक हर तरीके से डेवलप्ड है, वो आप मुंबई कह सकते हो, बेंगलोर कह सकते हो, ठीक है। नोएडा, दिल्ली वगैरह साइड जो शहर है, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया। तो वैसे उस टाइम पे जो आईवीसी जो हुआ करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका सबसे ज्यादा विकसित शहर जो है आपका मोहनजोदारो हुआ करता था, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे कौन सा है आपका, हड़प्पा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है आपसे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यूपीएससी 2020 ने सवाल पूछा है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहे के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, क्योंकि लोहे का आविष्कार जो है या खोज कहें, वो आपके वैदिक काल में हुआ था, वो भी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था। तो बेसिकली जो सिंधु सभ्यता थी, आईवीसी की जो थी, उसका जो प्रमुख अनाज था वो गेहूं एवं जौ हुआ करता था। हालांकि वो चावल और आपके कपास की खेती भी करते थे, बट गेहूं और जौ जो है प्रमुख अनाज हुआ करता था, जिसका वो जो है ग्रहण करते थे, सबसे ज्यादा जो है डिमांड में रहता था। क्योंकि सबसे ज्यादा साक्ष्य उस चीज के मिले, हमें कैसे पता चला, जिस चीज के साक्ष्य खुदाई में मिले हैं, मतलब कार्बन डेटिंग के थ्रू कुछ चीजों का पता चला है कि अनाज कितना पुराना है, ये सारी चीजें उसके जरिए हमको पता चला है। तो गेहूं और जो है सबसे ज्यादा पाए गए थे, तो प्रमुख प्रमुख अनाज यही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु सभ्यता जो है वो फेमस था अपने कृषि, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, नगर नियोजन के लिए। जैसा कि मैंने आपको रिपीट कर करके बार बार बताया है कि उच्चतम नगर व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था हुआ करती थी। ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड था, वाटर हार्वेस्टिंग थी, एक प्रॉपर सिस्टम में लोग रहते थे कि ऊपर सिटाडेल रहेगा, नीचे कॉलोनी बसी हुई रहती थी, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों का जो कहे कि लाइक उस टाइम के आर्किटेक्ट हुआ करते थे, जो इंजीनियर हुआ करते थे, उस टाइम पे जो सिटी को प्लान करते थे या बनाते थे, उस टाइम के जो कहे कि लेबर हुआ करते थे, वर्कर हुआ करते थे, तो वो आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत आगे थे, क्योंकि उनके पास ना के बराबर रिसोर्सेस रहे होंगे, उनके पास लोहा तक नहीं था, फिर भी उनके पास हमसे बेहतर बेहतर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। आज ये मान के चलिए 1 घंटा 2 घंटा बारिश होती है कि हमारे जो शहर है उनकी जो है नदियां जो है उफान पर आ जाती है, गलियां जो है भर जाती है पूरी तरीके से, पानी से निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियां डूब जाती है। लेकिन उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम इतना उच्चतम हुआ करता था कि वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो ये आप देख सकते हैं मोहनजोदारो की पिक, एक्चुअली ये रियल इमेज है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो रियल इमेज है।
एंड जो आप ये राइट साइड में देख रहे हैं, ये एआई से बनाई है मैंने इमेज कि इस तरीके का कोई शहर रहा होगा, इस तरीके के लोग रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके का एक सिटाडेल हुआ करता था और इस तरीके का उसके नीचे जो है एक एरिया हुआ करता था जहाँ पर लोग रहते थे। और ये जो आप नदी देख पा रहे होंगे, ये नदी, तो मोस्टली क्या होता है कि बड़ी-बड़ी नदियाँ जो है उनके किनारे जो है गाँव वगैरह बसे हुए थे, सॉरी शहर वगैरह बसे हुए थे, ठीक है? और ये रियल इमेज है। आप ये देख पा रहे होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो गलियाँ देख रहे हैं, ये रियल इमेज है। और एक और चीज़ यहाँ गौर करने वाली है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए, मैं व्हाइट कलर से समझा देता हूँ। देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हो जिसमें मैंने अभी सर्कल किया है, ये एक कुआँ है। घरों में कुएँ हुआ करते थे उस टाइम पे। लोगों को पानी लेने के लिए हर बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। खुद के घर में क कुएँ हुआ करते थे। जितना एरिया में कुआँ हुआ करता था, बना हुआ था, उतना एरिया ऊपर से खुला हुआ करता था। और बारिश का पानी भी आता था एंड उनके ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ करके वो लोग जो वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करके भी पानी लाते थे। एंड रहा होगा और कोई भी सिस्टम की बैलगाड़ी से पानी लाने का, सारी चीज़ें। बट ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। वाटर के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किससे बनी होती थी? एसएससी सीजीएल 2023 ने सवाल पूछा है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यही वो पदार्थ है जिससे बनी होती थी। इसे कहते हैं स्टियाटिट। स्टियाटिट जो है सोप स्टोन को कहा जाता है। ये एक ऐसा धातु होता है जिससे इजीली जो है आप नक्काशी कर सकते हो, किसी और ढांचे में ढाल सकते हो, उसके ऊपर कलाकारी करना, उसके ऊपर चित्रकला करना आसान हुआ करता था। तो उसी से आपको मूर्तियां भी देखने को मिलेगी। स्टियाटिट वही कहें कि पदार्थ है जिससे वो प्रीस्ट किंग वाली जो मूर्ति थी ना, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर अराउंड 10-12 के आसपास होगी, जो आपको बताया था। तो वो जो प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति थी वो स्टियाटिट से बनी थी। याद रखेंगे। तो ये वही है पदार्थ है जो आपको सामने इमेज पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है? तो देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था टाइमलाइन से रिलेटेड, कि टाइमलाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो दो आपको टाइमलाइन बताया था मैंने। पहला टाइमलाइन क्या बताया था? एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एनसीईआरटी ने कहा है आपका 2500 ईसा पूर्व बीसीई टू 1750 बीसीई। ठीक है, ठीक है, समझ जाना आप, है ना। और जो मेच्योर पीरियड है, मेच्योर वाला, उसे माना गया है 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई। याद रखेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन में क्या पूछा है। सिंधु सभ्यता का काल लगभग क्या माना गया है? ना उसने ये बताया है कि सर्वमान्य काल कौन सा है या मेच्योर काल कौन सा है। तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन, ठीक है, जो कि वो मैच्योर वाला टाइम है, मैच्योर पीरियड की बात कर रहा है वो। तो ऑप्शंस का ध्यान रखेंगे, हमें दो टाइमलाइन याद रखनी है, एक 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, एक 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगर साथ में आते हैं तो क्वेश्चन में क्लियर करेगा कि सर्वमान्य काल पूछ रहा है वो या मैच्योर पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कालीबंगन का मतलब होता है काली यानी काला, बंगन यानी चूड़ी। इन दोनों ये जो साइट है कालीबंगन, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। और बेसिकली यहाँ पे जो है आग से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मोस्टली ये फेमस है अपनी पकी हुई चीजों के लिए, जली हुई चीजों के लिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन से भी हम इसे क्लियर कर सकते हैं कि देखो, मोहरे तो कई जगह मिली थी। ठीक है, तो मोहरे इसका आंसर नहीं हो सकती है। ठीक है, ग्रेट बाद आपको मोहनजोदारो में मिला था। और बंदरगाह जो आपका लोथल का फेमस है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो अग्निकुंड रहेगा। ठीक है, आग से रिलेटेड काम ज्यादातर आपको कालीबंगन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पोट्रीज हो गई, है ना, जो पके हुए मटके हो गए, पकी हुई ईंटें हो गई। ठीक है, जो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, अग्निकुंड हो गया, ये कालीबंगन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि कालीबंगन से रिलेटेड चीजों को कैसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने इसका जो है मेंशन किया था, लोथल फेमस है अपने बंदरगाह के लिए। तो याद रखेंगे, लोथल वो प्लेस है जहां से अलग अलग जगह के लिए ट्रेड करने के लिए जो है एक बंदरगाह हुआ करता था, डॉकयार्ड हुआ करता था, जहां पर जहाज आते जाते थे, वहां पे रिपेयरिंग का काम होता था। वो एक ऐसा रूट था जहां से मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड किया जाता होगा। क्योंकि बेसिकली अगर कहीं बहुत दूर लेके जाना है किसी चीज को, बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो आप समुद्र का यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए लोथल फेमस था। लोथल कहाँ पर है? आज के गुजरात में। याद रखेंगे। और लोथल एक और चीज के लिए फेमस है, मैंने आपको मेंशन किया था, बीट्स के लिए, अपने मनकों के लिए फेमस है। ठीक है, उसकी फैक्ट्री हुआ करती थी बेसिकली वहां पर। क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ बढ़ते हैं। ढोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ढोलावीरा प्रसिद्ध प्रसिद्ध है अपने
जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। याद रखेंगे, सबसे एंटायर मोहनजोदारो में सबसे बेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग कहीं का था, वो धोलावीरा का था। और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत विकसित थी। ऑप्शन नंबर बी, आंख बंद करके लगा देना, कि जो वाटर सिस्टम जो था ना वहाँ का, जल निकासी व्यवस्था कहूँ, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। उसके बाद आप अगर अगले काल पे बढ़ेंगे ना, जब आगे बढ़ेंगे ना, वैदिक काल देखेंगे, उस टाइम पर भी ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस टाइम पे आपको धर्म से रिलेटेड चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, भगवानों से रिलेटेड चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, बट जो जल निकासी व्यवस्था हो गई, या कहे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या कहे कि सिटी का जो नगरीय व्यवस्था हो गई, वो आपको जो सिंधु सभ्यता है ना उसी में देखने को मिलेगा। अच्छा, और उसमें भी अगर आप जल निकासी व्यवस्था की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो बहुत ही बेस्ट मानी गई थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस पशु का चित्र सबसे अधिक मिलता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, बैल जो है इसका चित्र सबसे ज्यादा मिलता है। एंड बैल में भी जो एक सिंग वाला बैल होता है ना, जिसे आज के टाइम पे हम यूनिकॉर्न समझते हैं, जो कि एक इमेजिनेबल एनिमल है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं यूनिकॉर्न, ना ही उसके साक्ष्य मिले हैं कभी पास्ट के कि यूनिकॉर्न का एग्जिस्टेंस के। बट यूनिकॉर्न जो है बेसिकली एक तरीके का घोड़ा इमेजिन कर सकते हो, घोड़ा होता है जिसके सिर पे एक सिंग होता है, ठीक है, लेकिन उसे बैल की तरह दर्शाया गया है। मोहनजोदारो वाली जो सीले है ना, यानी कि पशु का चित्र हो गया या मोहरे हो गए, उन पे जो चित्र यूज किया है वो बैल का है, कि बैल के सिर पे एक सिंग है जिसे यूज किया गया सबसे ज्यादा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले थे? सो बेसिकली ये सवाल जो है आपको पूछा गया है यूपीएससी 2022 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष मिले थे आपको सुरकोटड़ा से। और एक काफी एक वियर्ड ट्रिक है इसकी याद करने की, कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। मुझे याद तो नहीं है किस एजुकेटर के थ्रू मुझे ट्रिक का पता चला था, बट बहुत ही वियर्ड थी, बट मुझे अभी तक याद है। मुझे ये पढ़े हुए अराउंड 8 से 10 महीने हो गए, बट डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया, मैंने दोबारा नहीं पढ़ा इसको, बट मुझे याद है कि सुरकोतड़ा इसका आंसर है। सुरकोतड़ा क्यों, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली घोड़े को अगर आप इमेजिन करोगे तो कूदता हुआ दौड़ता हुआ आपको राइट माइंड में आएगा। कूदना, उसको आप इससे जो है कट कर सकते हो, कोटड़ा, कोटड़ा को कूदना से, और जो है आप कनेक्ट कर दो, आपको याद हो जाएगा कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। ऐसी छोटी छोटी चीजों को अलग से बैठ के याद करने से अच्छा है कि ट्रिक के माध्यम से जाओ। ट्रिक के थ्रू जाओगे तो बहुत टाइम बचता है आपका, और काफी टाइम तक याद रहता है। ये मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, बट और दोबारा पढ़ा भी नहीं, बट मुझे डायरेक्टली याद आ गया था कि घोड़े के अवशेष जो मिले थे सुरकोदरा से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? तो देखिए, सिंधु सभ्यता हो या आज का टाइम, ये चीज जो है उस जमाने से अभी तक चलती आ रही है, कि जो पूजा पाठ है वो आज के टाइम पे भी आप इतनी ज्यादा आम की नहीं देखेंगे। आम की पूजा होती है क्या? बहुत ज्यादा नहीं। वट की होती है बहुत ज्यादा नहीं। नीम की होती है, बेसिकली होती होगी अलग अलग जगह पे, लेकिन सबसे ज्यादा किसी वृक्ष की पूजा आज के टाइम पर भी होती है, वो है पीपल। पीपल इसका राइट आंसर रहेगा। तो बेसिकली सिंधु सभ्यता के टाइम पर भी लोग पीपल की पूजा किया करते थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में किस देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? आरआरबी 2020 ने सवाल पूछा है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मातृ देवी, मदर गॉडेस, मदर ऑफ गॉडेस ऐसा कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। तो मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं आप सिंधु सभ्यता से, लेकिन उस जमाने में दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की पूजने के जो साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? सो बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता के जो घरों का जो मेन पदार्थ हुआ करता था, या कहीं के ऑब्जेक्ट हुआ करता था जिससे बने होते थे, वो पक्की ईंटें थी। ठीक है, पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे। हमने समझा था ना 1956 में रेलवे ट्रैक बना रहे थे कराची से लाहौर के लिए, वहां पे जो पक्की ईंटें थी उसे खंडर समझ के वहां से ईंटें उठा के रेलवे ट्रैक में लगा दी थी बेवकूफों ने, याद रहा होगा। तो पक्की ईंटें वो चीज है जिससे जो है सिंधु सभ्यता में घर बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? किस जानवर से परिचित नहीं थे पूछा है। हाथी, बैल और कुत्ते से परिचित थे, क्योंकि हाथी और बैल मोहरों में मिलते हैं। आपको उनके जो मोहर जो सील हुआ करती है उनमें जो इनके चित्र मिलते हैं, उससे पता चलता है, और अवशेष वगैरह से भी पता चलता है कि ये लोग पालते होंगे, हाथी वगैरह बैल पालते होंगे। ठीक है, लेकिन कुत्ता तो हमारा मध्य पाषाण काल से फ्रेंड है। ठीक है, कुत्ता सबसे पुराना मित्र है इंसानों का। तो कुत्ता तो ऐसा हो नहीं सकता कि हड़प्पा काल के लोगों को पता नहीं होगा कुत्ते के बारे में। लेकिन घोड़ा जो है, घोड़ा वो एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है। घोड़े के अवशेष आपको मिले थे सुरकोतड़ा से। ठीक है, लेकिन एक प्रमाण नहीं है, एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि घोड़े के साथ जो है मतलब घोड़े के अवशेष मिले हो इंसानों के साथ, या कोई कुछ हो रहा होगा,
जैसे कि बाकी चीजों के अवशेष मिल रहे हैं, बस घोड़े को छोड़ के बाकी जितने भी जानवर होते हैं जो आज के टाइम पे पेट है या पालतू है या डोमेस्टिक एनिमल्स है, ठीक है। लेकिन अगर इतनी बड़ी सभ्यता रही होगी तो घोड़ों का यूज तो कर ही रहे होंगे आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए। सिर्फ बैलों का यूज तो नहीं कर रहे होंगे, गायों का यूज तो नहीं कर रहे होंगे, हाथियों का यूज तो नहीं कर रहे होंगे। बट घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके सुर कोटड़ा से अवशेष जरूर मिले, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि घोड़ा के बारे में लोगों को पता था या नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? एसएससी ने 2023 में सवाल पूछा था। किस धातु का उपयोग करते थे? तो सोने का करते थे, हाँ करते थे। कांसे का करते थे, हाँ करते थे। तांबे का भी करते थे। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु सभ्यता में व्यापार मुख्यतः किससे होता था? ठीक है। सो चार सभ्यताओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए चार सभ्यता का पहले जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ क्या है। ग्रीस सभ्यता जो है इसका कुछ खास वर्णन नहीं मिलता है आपको, ठीक है। जब आप आईवीसी पढ़ेंगे तो ग्रीस जो सिविलाइजेशन है उसके कुछ खास आपको मतलब देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना तो इनसे व्यापार का कोई ठोस सबूत मिला है, ना तो ये इतनी बड़ी सभ्यता रही है जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियंस, चाइनीज सभ्यता रही थी, ठीक है। तो मिस्र जो है जिसे इजिप्शियन सभ्यता कहते हैं, ठीक है, इसके साथ कोई डायरेक्ट व्यापार के संबंध नहीं दिखाई दिए हैं, ठीक है। चीनी सभ्यता के साथ भी कोई खास जो है व्यापार के संबंध नहीं दिखाई दिए। इनफैक्ट चाइनीज सभ्यता, चाइनीज जो सिविलाइजेशन है उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की सिविलाइजेशन माना गया है। और जो ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया, ये वो जगह है जिसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे। वहां से यहाँ सामान जो है एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, हम इंपोर्ट करते थे इंडस वैली वाले, और यहाँ से वहां सामान जो एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता में माप तोल किस आधार पे था? ठीक है। सो बेसिकली चार जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन, जैसे दशमलव प्रणाली, पष्टी प्रणाली, द्विआधारी प्रणाली या रोमन प्रणाली, ठीक है। तो इन सब के एक्सप्लेनेशन पे नहीं पढ़ते हैं, याद करना है सिर्फ आपको इतना कि दशमलव प्रणाली जो है वो यूज किया करते थे, और दशमलव प्रणाली में भी वो जो उनका जो बाटा सिस्टम जो चलता था वो ऐसे चलता था, 2 4 8 16, समझ रहे हैं आप। जैसे आज के टाइम पे अगर आपको कोई चीज नापनी तोलनी है तो आपको 1 किलो का भी बाट मिलेगा, 5 किलो का मिलेगा, 2 किलो का मिलेगा, 250 ग्राम का मिलेगा, आधा किलो का भी मिलेगा, सब अवेलेबल आज के टाइम पे। 100 ग्राम के भी होता है, 50 ग्राम का भी होता है, ठीक है। यहाँ तक कि 10 ग्राम 5 ग्राम के छोटे छोटे बाट भी होते हैं। लेकिन उस टाइम पे पहले तो जो आधार था वो दशमलव प्रणाली था, इसका राइट आंसर जो रहेगा दशमलव प्रणाली। और जो उनके पास बाटर सिस्टम रहा होगा वो था 2 4 8 16, ठीक है। उसके भी ऊपर होगा बट ऐसे ही चलता था 2 4 8 16, ठीक है, इतना याद रखेंगे नाप तोल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु सभ्यता में कृषि का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन जो था उनका हल हुआ करता था, ठीक है। हल के साक्ष्य मिले हैं इंसानों के साथ उस टाइम पे, तो हल इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी कुदाल, फावड़ा, दराती इनके कुछ खास साक्ष्य नहीं मिले हैं कृषि के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो सिंधु सभ्यता के जो मुहरे हैं उन पर सबसे ज्यादा जो अ, पशु है वो एक सींग वाला बैल है, ठीक है, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं आज के टाइम पे, बट वो एक इमेजिनेबल एनिमल है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। वैसे तो देखो सबसे ज्यादा अगर इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करें तो बाघ, हाथी और भी जो जानवर है उनके चित्र आपको देखने को मिलेंगे, गाय का मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करोगे तो एक सिंग वाला बैल है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 36 में उसकी इमेज लगा दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा मुहर की, आपको देख पता चल जाएगा किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? क्या वो शतरंज से परिचित थे, टॉस परिचित थे, क्या वो कबड्डी से परिचित थे या कुश्ती से परिचित थे? इसका राइट आंसर रहेगा पासा। उस जमाने के लोग भी पासे से परिचित हुआ करते थे, ठीक है। अगर आपने एंटायर हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, या आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम यहाँ पे, महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, ठीक है, तो महाभारत के इवेंट में भी पासों का जिक्र हुआ है। पासों का जो है आप कहेंगे कि यहाँ पे खेल दिखाया गया था। उससे हमें आइडिया मिलता है कि अब महाभारत का जो भी काल रहा हो वो हमारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट हुई तो है, राइट। तो जो भी काल रहा हो वो आईवीसी के पहले ही रहा होगा, राइट। वैसे तो वैसे कोई या बाद में भी रहा हो अगर, है ना, बट शतरंज, कबड्डी, कुश्ती इनकी अपनी एक हिस्ट्री है, पासे की एक अपनी हिस्ट्री है, बहुत पुराना खेल रहा है पासा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बनावली कहाँ स्थित है? तो ये एक आईवीसी की साइट है बनावली, जैसे हमारा मोहनजोदारो, धोलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल ये है, वैसे ही बनाली एक जगह है जो आज के हरियाणा में स्थित है, ठीक है।
तो बनावली स्थित है हरियाणा में। एसएससी 2022 में सवाल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन। ये अवेलेबल है या स्थित है आपके हरियाणा में, और ये एंटायर आईवीसी का और भारत के आईवीसी का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है राखी गढ़ी, जो 350 हेक्टेयर में फैली हुई है, याद रखेंगे। और यहाँ पर चल रहा है अभी काम म्यूजियम बनाने का, कि जितनी भी चीजें यहाँ से मिली है राखी गढ़ी से, उनको उनका एक संग्रहालय बनाया जाए, म्यूजियम बनाया जाए, जो ओपन किया जाए स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो आकर इस सभ्यता के बारे में और अच्छे से जान पाए, समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। धोलावीरा किस द्वीप में स्थित है? धोलावीरा बेसिकली कोई अगर आपको, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार जिक्र किया है, तो धोलावीरा गुजरात में है। और अगर आप आज गूगल मैप्स पे जाएंगे और सर्च करेंगे धोलावीरा को, तो आप समझेंगे कि बेसिकली एक गुजरात का, ये देखिए कुछ गुजरात कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करता है, ठीक है। और धोलावीरा होगा आई गेस यहाँ पर, ठीक है। अब धोलावीरा यहाँ पर भी डायरेक्टली लैंड पे नहीं है, उसके आइट साइड जो है इस तरीके से नदी है, ठीक है। और उसमें उस नदी में जो है इतना इतना आपको धोलावीरा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो जो नदी है, क्योंकि आइट साइड नदी आ गई, तो अपने आप में एक छोटा सा द्वीप हो गया, ठीक है। उस द्वीप का नाम पूछा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर रहेगा खदीर बेट। खदीर बेट बेसिकली उस छोटे से द्वीप को कहते हैं जहां पर धोलावीरा स्थित है, और धोलावीरा के आइट साइड से एक नदी निकली हुई है, ठीक है। और किस नदी के किनारे, वो सारी चीजें मैंने आपको टेबल में बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से औजार बनाते थे? कॉमन सेंस लगाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर नहीं भी पता हो तो कॉमन सेंस से हो जाएगा काम। लोहे के बारे में तो पता ही नहीं था उन लोगों को, तो लोहे के औजार बनाएंगे क्या? और इतिहास में कितने बड़े बड़े राजा रहे, कितने बड़े बड़े अमीर लोग रहे, लेकिन कभी सोने का हथियार बनाएंगे वो, औजार बनाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि औजार यहाँ पे बेसिकली पब्लिक यूज की बात चल रही है, कि सभी किस धातु का औजार यूज कर रहे थे, तो सोने का औजार तो नहीं बनाएंगे वो, ठीक है। अगर शो ऑफ करना है या सिर्फ बना के रखना है वो अलग चीज है, बट यहाँ पर एक पब्लिक कमर्शियल यूज की बात चल रही है, तो सोने के औजार और नहीं बनेंगे, और लोहे के बारे में पता नहीं था, ठीक है। और तांबे इसका आंसर हो सकता है, और कांसा भी हो सकता है, लेकिन तांबे में जब आपने टिन मिलाया तो बनता है कांस्य, और कांस्य युग ही कहा जाता है, इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। तो जब ये दोनों पदार्थों को मिलाया और कांसा बनाया, तो इन्होंने औजार बनाया था आईवीसी वाले लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे के औजार बनाए थे, तब जाके इसे जो है ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु सभ्यता में कपड़ा किससे बनाया जाता है? यूपीएससी 2020 ने सवाल पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कपास रहेगा। कपास के साक्ष्य बहुत पुराने हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आपको कपास के साक्ष्य जो है पाषाण काल में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अब उस टाइम के लोग कपड़े वगैरह तो नहीं बनाते होंगे, बट कपास वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो कपास के बारे में नॉलेज था, और कपड़े जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास से ही बना रहे थे, बाकी रेशम, सन, ऊन इनका यूज नहीं कर रहे थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता में किस पशु का अभाव था? पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि प्योर हिंदी यूज हुई है। अभाव का मतलब होता है मिसिंग, या कहे कि एम्प्टीनेस कह सकते हैं इसका, जो इंग्लिश अगर प्रोनाउंसिएशन देखें। तो अभाव में आता है आपका घोड़ा। घोड़े के कोई प्योर साक्ष्य नहीं मिले हैं कि घोड़ा हुआ ही करता था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। बाकी गाय, हाथी, बैल, ये तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब घोड़ा ऐसा जीव है जिसका कोई कहे कि साक्षी ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, कि मोहरों पे नहीं है ना, वहां पे उस टाइम पे अवशेष मिले हैं कुछ खास। सुरकोटड़ा की बात करें तो वो एकमात्र जगह है जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले, बट कुछ खास कहें कि प्रूफ मिला नहीं है यहाँ पे, कि हम कह सके कि घोड़ा भी उस टाइम पे हुआ करता था, लोगों को पता था घोड़े के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? क्या वो बाढ़ है, क्या वो जलवायु परिवर्तन है, क्या वो नदी मार्ग परिवर्तन है, या ये सारे हैं? उपयुक्त सभी है। इसका राइट आंसर जो रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। उसका रीजन बताता हूँ। देखो, कोई एक रीजन नहीं हो सकता, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का खत्म होने का कोई एक रीजन हो ही नहीं सकता, इसलिए अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसे अलग अलग नाम दिया है। किसी ने कहा कि बाढ़ के कारण बह गया, ठीक है, जो मूवी का मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, मोहनजोदारो मूवी, उसमें बाढ़ रीजन बताया कि बाढ़ के कारण पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका नष्ट हो गया था। फिर किसी हिस्टोरियन ने बोला जलवायु परिवर्तन, यानी कि बारिश ना होना, बहुत तेज धूप पड़ना, ऐसी चीजें हुई होगी, तो लोगों ने वहां से जाना ही सही समझा, क्योंकि भुखमरी आ गई होगी, ठीक है। फिर आता है नदी मार्ग परिवर्तन। नदी मार्ग परिवर्तन के भी कई सारे हिस्टोरियंस ने बोला है कि जो सिंधु नदी है, बेसिकली मोहनजोदारो की बात करें तो सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था, ठीक है, जिस कारण से जो है इस शहर का या सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन सिर्फ नदी मार्ग परिवर्तन इसका आंसर नहीं हो सकता है। उसका रीजन ये है कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई एक शहर पे नहीं डिपेंडेंट थी,
वो आपके अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान में भी इंडिया में महाराष्ट्र तक जाता है। इतना बड़ा शहरीकरण हुआ, इतने बड़े एरिया में लार्ज अमाउंट में लोग रह रहे हैं। सिर्फ एक नदी के चेंज होने से तो नहीं होगा, ये 4 नदी भी अपना मार्ग चेंज कर ले तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये सारे रीजन हो सकते हैं जिनके कारण उसका पतन हुआ था। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग कारण दिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये शायद से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर रहेगा पक्की ईंटें। इसे डिस्कस करने का कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि हमने इस पर बात की है। पक्की ईंटें जो इसका राइट आंसर रहेगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो है पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? यूपीएससी ने पूछा है 2021 में सवाल। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। हिंदी कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। इंग्लिश कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। उर्दू कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट। तो उर्दू से याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो बाएं से दाएं की तरफ लिखते थे, यानी कि इस दिशा में लिखते थे। यहां से लिखना स्टार्ट किया और ऐसे जाता था। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? तो उस टाइम पे जो लोग हैं, उस जमाने के जो लोग हैं, वो किस जो है देवता की पूजा करते थे? हमने माता का नाम तो पढ़ लिया कि किस देवी की पूजा करते थे, है ना, मातृ देवी की पूजा करते थे। लेकिन देवता के मामले में किसकी पूजा करते थे? क्या वो विष्णु जी थे, इंद्र थे, वरुण थे या पशुपति थे? इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की पूजा की जाती थी उस टाइम पे। और इसके साक्ष्य मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु सभ्यता में किस वस्तु का सबसे अधिक व्यापार होता था? क्या वो मनके है, कपड़ा है, धातु है या मसाले? बेसिकली ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं सभी का व्यापार होता था, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करोगे तो मनके। उस टाइम पे लोग जो है सजने संवरने में, डेकोरेशन में काफी बिलीव करते थे, इसलिए मनकों की फैक्ट्री देखने को मिलेगी आपको। लोथल में मनके की फैक्ट्री देखने को मिलेगी आपको, और भी जगह है जहाँ पे मनके की फैक्ट्री थी। तो बीट्स जिनको बोलते हैं ना, छोटे छोटे मोती होते हैं जो डेकोरेशन के काम में, सजने संवरने के काम में यूज होते हैं, उनका यूज होता था। इसलिए उसका व्यापार काफी होता था, इम्पोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 49 पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस कला में कुशल थे? क्या उन्हें मूर्ति कला के बारे में पता था, धातु कला के बारे में पता था, ये मृदांड कला के बारे में पता था, ये सभी के बारे में पता था? देखिए इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सभी के बारे में पता था। क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मूर्तियां देखी, मूर्ति बनाने में सक्षम थे। उन्होंने डांसिंग गर्ल बनाया था, उन्होंने प्रीस्ट किंग की मूर्ति बनाई थी, और भी बनाई होगी जो अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि खोज कहें या खुदाई करे वो तो अभी भी चली रही है। फिर ऑप्शन नंबर बी आता है धातु कला। उन्होंने धातुओं का इस्तेमाल करके औजार बनाए थे, तो धातुओं को मिला दिया था उन लोगों ने, तांबे के साथ टीन मिला के कांसा बना दिया था, तो धातु कला में भी वो लोग अव्वल थे। मृदांड कला यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें भी वो लोग काफी आगे थे, क्योंकि वो लोग बेसिकली मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे पानी के लिए, अनाज को रखने के लिए, चीजों करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? सिंधु सभ्यता को क्या वैदिक सभ्यता कहा जाता है, या द्रविड़ सभ्यता कहा जाता है, आर्य सभ्यता कहा जाता है, या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? बहुत ही इजी इसका आंसर रहेगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर जिसकी खोज हुई थी वो हड़प्पा था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। और किसके द्वारा की थी? एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1861 में, जिसकी स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे, चनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? चनहुदड़ो प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो क्या वो मंदिर है? नहीं। ऑप्शन कटिंग करता है। क्या वो किला है? नहीं। क्या वो बंदरगाह है? क्योंकि बंदरगाह के लिए तो आपका लोथल फेमस है, तो बंदरगाह भी नहीं हो सकता। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मन का निर्माण उद्योग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी एक और शहर बताया था। तो लोथल के अलावा जो चनहुदड़ो भी है, जहाँ पर मनके बनाए जाते हैं। मनकों की एक फैक्ट्री हुआ करती थी यहाँ पे, जहाँ पे बीट्स बनाए जाते थे, फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे, और कुछ उसका जो रॉ मटेरियल था उसे इंपोर्ट करते थे। ऐसे व्यापार चलता था उस टाइम पे लोगों का, और ऐसे ही जॉब्स क्रिएट हो रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कालीबंगन में किसके प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा अग्निकुंड। आई गेस ये रिपीट हो गया, दो चार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा डाटा रहता है। हम 30 डेज में ऑलमोस्ट 3000 क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। बाकी हम इस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बंदरगाह फेमस था आपका लोथल का। ठीक है, ग्रेट बात है। मोहनजोदारो,
बाकी मोहर वगैरह तो हर जगह मिली है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे। अग्निकुंड के लिए कालीबंगन जो है फेमस है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कपास के उपयोग का प्रमाण कहाँ मिला है? एसएससी 2020 ने सवाल पूछा है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। बेसिकली हड़प्पा वो शहर है जहां पर कपास के जो रेसे होते हैं उन रेसों के साक्ष्य मिले हैं खुदाई में। उससे हमें पता चलता है कि कपास का उपयोग हुआ करता था, कपास से कपड़े बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर कौन सी लिपि अंकित है? ठीक है, तो जब हमें उनकी भाषा के बारे में ही नहीं पता है तो उस भाषा में उन लोगों ने कौन सी लिपि का उपयोग करा है हमें किससे आइडिया होगा, राइट? तो ना वो संस्कृत है, ना वो ब्राह्मी है, ना वो खरोष्टी है, वो है अज्ञात लिपि। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अज्ञात लिपि। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पालतू नहीं बनाते थे? ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा अगर आप पढ़ोगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन 4 घंटे का लेक्चर भी देख लोगे ना कहीं पे, तब भी कोई ये थोड़ी ना पढ़ाएगा कि किस पशु को नहीं बनाते थे। आपको इस बात के बारे में बताया जाएगा कि किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं या किस पशु के होने नहीं होने के जो प्रूफ है वो नहीं मिले हैं। और वो किसके नहीं मिले हैं? घोड़े के। तो इसका लॉजिकली आंसर होता है घोड़ा। ठीक है, बट ऐसे तो अगर आप देखा जाए सिंधु सभ्यता के लोग जो है शेर को भी पालतू नहीं बनाते होंगे, है ना? शार्क्स को भी पालतू नहीं बनाते होंगे। तो ऐसे तो कई सारे जानवर है, लेकिन ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो गाय, भैंस, कुत्ता, ठीक है, ये तीनों ऐसे हैं जिनके साक्ष्य जो आपको मिले हैं इनकी मोहरों पे। ठीक है, जो है एनिमल हस्बेंड्री के जो है प्रूफ मिले हैं, तो उससे पता चलता है। लेकिन घोड़े के कुछ खास जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं, सुरकोदरा से कुछ लिमिटेड मिले हैं। तो घोड़ा वो आंसर रहेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग इसे पालतू नहीं बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से हथियार बनाते थे? इसका राइट आंसर रहेगा कांसा। हमने डिस्कस किया था कि औजार या हथियार कहें वो कांसे से बनाए जाते थे। तांबे और टीन को इकट्ठा करके मिला के कांसा बना दिया था जिसके हथियार बनाते थे, जिसी कारण से इसे कहें कि कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। सिंधु सभ्यता में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था कहाँ मिली? यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग की बात चल रही है कि वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बेस्ट कहाँ का माना गया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 8, धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, जिसके बारे में हमने बात की थी। धोलावीरा जो है वहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बेस्ट माना गया था क्योंकि वो एक द्वीप था। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप टाइप है जिसके आइट साइड से नदी निकलती है। तो वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करना काफी इजी भी हो जाता है क्योंकि नदी कहीं दूर से अलग से नहीं निकल रही है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा इजी भी हो गया था, लेकिन बेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग जो है धोलावीरा का ही था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक संबंध किस देश से थे? तो ये जो बेसिकली आप चार ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पे, ये चारों जो है उस जमाने के टाइम पे देखा जाए तो देश हुआ करते थे, जापान को हटा दे अगर तो, क्योंकि ये जो है सिविलाइजेशन हुआ करती थी। एक चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और एक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, चार सभ्यता हुआ करती थी। तो इनका जो व्यापारिक संबंध था वो था बेसिकली मेसोपोटामिया से। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, एक सींग वाला बैल किस सभ्यता से संबंधित है? एसएससी 2023 ने सवाल पूछा है। तो वो संबंधित है अपने सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता से। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की में किस वस्तु से आभूषण बनाए जाते थे? तो सोने से भी बनाते थे वो लोग, चांदी से बनाते थे, कीमती पत्थरों से बनाते थे, इंपोर्ट करते थे कीमती पत्थरों को इवन अफगानिस्तान से, साउथ इंडिया से, आज के टाइम के साउथ इंडिया से। तो ये सभी इसका आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। ठीक है, सभी के जो है आभूषण बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ मिला था? यानी कि ग्रेट ग्रैनरीज की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैनरीज जो है वो हड़प्पा का फेमस था। ठीक है, सबसे बड़ा अनाज भंडार जो है हड़प्पा में हुआ करता था। इससे हमें ये पता चलता है कि उस जमाने में भी लोग जो है अपने अनाज को इकट्ठा करते थे। ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा करते थे, वितरित किया जाता होगा। ठीक है, या कहे कि पानी से बचाने के लिए या चोरी से बचाने, क्योंकि अनाज ही था देखा जाए एंड ऑफ द डे तो, कि जिससे लोगों का मेन खाना पानी ये सब हो पा रहा था। वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, बट अनाज का एक अपना पर्टिकुलर रोल होता है लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो हड़प्पा जो है फेमस है अपने ग्रेट ग्रैंडरीज के लिए, जिसे अनाज भंडार कहा जाता है। मोहनजोदारो फेमस है अपने ग्रेट बाथ के लिए। ठीक है, जो एक पवित्र स्थान था, जो पवित्र लाइक स्विमिंग पूल टाइप हुआ करता था, उसके लिए फेमस है, जिसकी मैंने इमेज भी दिखाई थी। लोथल फेमस है अपने डॉकयार्ड्स के लिए, कालीबंगन फेमस है अग्निकुंड के लिए। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल सूत कोटड़ा कहाँ स्थित है?
तो जैसा कि मैंने आपको जो वो टेबल बताई थी उसको अगर आपने पढ़ा होता या उसका अगर आप एक बार अपने रट लें, 2-3 बार देख लें, तो उससे पता चलता है कि सुरपुतड़ा जो है वो गुजरात में है। और गुजरात में और कौन से बड़े बड़े स्थल है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी आईवीसी साइट्स हैं, बट जो बड़ी साइट्स है जो फेमस है अपनी पर्टिकुलर चीजों के लिए, वो है सुरकोतड़ा, लोथल, धोलावीरा। और भी होंगे, 3 नाम तो गुजरात के मेरे को अभी एकदम से उंगलियों पे याद आ गए थे। तो सुरकोटड़ा जो है गुजरात में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? सो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो परिचित थे पासे से, क्योंकि डाइस जो होते हैं, पासे जो होते हैं, वो खुदाई में मिले हैं। उससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी जुआ खेलते थे। ठीक है, तो ये जुआ कोई आजकल का खेल नहीं है, लोग बहुत टाइम से बर्बाद होते आ रहे हैं और होते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लोगों को शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, जिस रीजन से लोग जुआ पासा वगैरह चीजें खेलते हैं, उस टाइम पे भी लोग खेलते थे, याद रखेंगे। बाकी शतरंज, पोलो, हॉकी ये थोड़े बाद के खेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सिंधु सभ्यता के घरों में खिड़कियां किस ओर खुलती थी? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कहें कि एक एक्सप्लेनेशन भरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यूपीएससी, देखो यूपीएससी का मैं बोल रहा था, यूपीएससी लेवल का सवाल है और यूपीएससी 2020 ने सवाल पूछा है। सो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। मुख्य सड़क की ओर, आंगन की ओर, नदी की ओर, बाजार की ओर। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के घरों की जो खिड़कियां हैं वो बाजार की ओर या मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, क्योंकि वो प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। उस जमाने के लोगों को भी प्राइवेसी का नॉलेज था कि भाई प्राइवेसी रखनी है ना। बाजार की ओर खोल देंगे तो चलते फिरते लोग घर के अंदर देख पाएंगे, मुख्य सड़क की ओर खोल देंगे तो लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी प्राइवेसी ब्लीच होगा। ठीक है, ब्रीच होगा, सॉरी। और अगर नदी की ओर की बात करें, तो नदी की ओर हो सकता है कि लोगों ने खिड़कियां रखी हो, लेकिन सभी के घरों को की दीवारों को नदियां नसीब हो, जरूरी नहीं है कि सभी के घर जस्ट नदी के साइड में ही हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपको, तो देखो मान लो ये नदी है, ठीक है, लोगों के घर है ये। अब उस टाइम पे पुल वगैरह तो होते नहीं थे। अगर ये नदी जो है, अगर ये बह रही है, इमेजिन करो कि नदी बह रही है, ठीक है। अब अगर ये नदी बह रही है तो पुल वगैरह की कुछ खास व्यवस्था तो थी नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि लोग इधर भी घर बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे, नहीं, वो एक तरफ ही रहेंगे। समझदारी तो इस बात में है ना, कि जिस तरफ ज्यादा घर है उस तरफ ही घर होंगे सारे के सारे। तो इन लोगों को, ये लोग दिख रहे हैं, इनको ये जो है नदियों के साइड में यानी कि अपनी खिड़कियां बना सकते हैं, राइट। लेकिन जो घर यहाँ पर है, उनके लिए नदी के साइड में खिड़की बनाना कोई फैक्ट बनाएगा? ये तो सड़क की तरफ बन जाएगा ना, राइट। तो ये कॉमन सेंस से अगर देखें तो ये चीज जो है थोड़ी सी लॉजिक बनाती है कि नदियों की तरफ नहीं होगा, और क्योंकि प्राइवेसी वाला फैक्टर उस टाइम पे भी हुआ करता था लोगों में। ठीक है, जिस रीजन से जो है आपको बाजार की ओर भी नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आंगन की ओर रहेगा। ठीक है, आंगन की ओर जो है खिड़कियां खुलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1:2:4। ठीक है, मैं समझा देता हूँ उस जमाने की ईंटें किस तरीके की हुआ करती थी। तो एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, तो इमेजिन करो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो आज के जमाने की ईंटें हुआ करती है। ठीक है, वैसे ही उस जमाने की भी ईंटें हुआ करती थी। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो आपका 1 था। ठीक है, ये पोर्शन जो है आपका वो 2 था, और ये पोर्शन आपका 3 था। ये रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, देखो लिख भी देता हूँ, रेशियो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1:2:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान में कौन सा था? ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, तो हम इजीली लगा पाएंगे कि पाकिस्तान की अगर बात करता है तो सबसे बड़ा जो स्थल था, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एरिया की बात होती है। जब सिर्फ बोल दिया जाए ना कि सबसे बड़ा, तो एरिया की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईवीसी साइट है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट पाकिस्तान में आपका मोहनजोदारो है। इंडिया में या पूरे विश्व में राखी गढ़ी है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो रहेगा मोहनजोदारो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? पशु की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? एसएससी 2023 ने सवाल पूछा है। क्या वो बैल को पूछते थे, बाघ को पूछते थे, घोड़ा को पूछते थे, ऊंट को पूछते थे? ठीक है, तो ऊंट को पूजने के कोई खास साक्ष्य मिले नहीं है, घोड़े के बारे में कुछ खास पता नहीं था, और बाघ उनके मुहरों पे था, लेकिन इसे इसकी पूजा नहीं करते थे। वो पूछते थे एक सिंग वाला बैल। ठीक है, बैल लिखा हो, एक सिंग वाला बैल लिखा हो, उसका मतलब एक ही होता है। एक सिंग वाले बैल को बहुत ही पवित्र मानते थे, इसलिए एक सिंग वाला बैल को जो है वो लोग अपनी मुहरों में
सील में जो है सबसे ज्यादा जो है उसी का चित्र यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की कृषि करते थे? आरआरबी ने पूछा 2021 में सवाल। तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, क्या वो सिंचाई आधारित खेती करते थे? ठीक है, क्या वो वर्षा आधारित खेती करते थे, झूम खेती करते थे, या बागवानी करते थे? अगर आपका जो है कहें कि बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, साइंस है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम मेन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा आधारित कृषि जो है रहेगा उसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उस जमाने के लोग जो है नदियों पे डिपेंडेंट थे, वर्षा पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो सिंचाई करना, झूम कृषि करना, बागवानी करना कुछ खास यहाँ पे कहे कि लॉजिक बना नहीं रहा है, क्योंकि नदियां हो सकता है पूरा टाइम पानी नहीं रहता, ऑब्वियस सी बात है ना कि पूरा टाइम तो नदी में पानी रहेगा नहीं। तो उनका वर्षा पे आधारित खेती होती थी कि पानी आया तो उन लोगों को फसल बोनी है। ठीक है, पानी चला गया यानी कि ठंड का टाइम आया या फिर कहें कि गर्मी का टाइम आया तो फसल को वापस निकालना है। तो जो आज के टाइम पे खेती होती है वैसी होती होगी उस टाइम पे भी। फर्क इतना है कि उनके पास इतने ज्यादा औजार नहीं थे, खाद नहीं हुआ करते थे इतने ज्यादा। ठीक है, और भी चीजें जो होती है ना, जो व्हाइट व्हाइट होता है उसे क्या बोलते हैं, यूरिया, यूरिया नहीं रहा होगा उनके पास। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इमेजिन करो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना वाटर मोटर के, बिना ट्रैक्टर के, बिना कहे कि और भी जो चीजें होती है ना, लोटावेटर वगैरह, इनके जो खेती होती होगी वो हो रही होगी, क्योंकि हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद से भी हम इमेजिन कर सकते हैं एक तरीके का वर्ड, कि वो किस तरीके से जीते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे खेती करते थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? यूपीएससी ने पूछा 2020 में सवाल। तो उसका जो आधार है वो व्यापार भी था, पशुपालन भी था, उद्योग भी था, लेकिन तीनों चीजें जो है बिना कृषि के नहीं हो सकती है। तो यूपीएससी कुछ इस तरीके के ही सवाल पूछता है, जिसका राइट आंसर एक नहीं होता है, चारों होते हैं, बट सबसे ज्यादा लॉजिक बनाने वाला आंसर ही राइट आंसर होता है। यूपीएससी की हमेशा से आदत रही है, पीएससी और यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछते हैं। और अब तो आपको ये ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, सीजीएल हो गया आपका, रेलवे में आपका ग्रेजुएशन लेवल होगा, ये वो भी पूछ लेते हैं। तो कृषि होगी तभी व्यापार हो पाएगा। ठीक है, कृषि का थोड़ा सा इम्पैक्ट पशुपालन पे देखने को मिलता है। आप जो चीजें उगाओगे उन्हीं से, उद्योग से आप अलग चीजें बनाओगे। राइट, तो उद्योग, व्यापार, पशुपालन, इन पे इम्पैक्ट है कृषि का, तो कृषि इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सिंधु सभ्यता में तांबे का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? ठीक है, एक्चुअली इसका जो आंसर है वो करंट अफेयर से भी मैच करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, उसका जो नाम है खेड़ी। खेड़ी उसका शायद से नाम है, खेड़ी, हाँ, खेड़ी ही नाम है। खेड़ी नाम का एक एरिया है राजस्थान में, जो अपने तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो आज तक अपने तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता के समय से लेकर आज तक वहां से तांबे की खुदाई की जाती है। तो सिंधु सभ्यता का तांबे का सबसे बड़ा केंद्र जो है खेड़ी रहेगा, राजस्थान का वो एरिया। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? आरआरबी 2020 ने सवाल पूछा है। क्या वो पत्थर है, क्या वो तांबा है, क्या वो मिट्टी है, या वो कांसा है? इसका राइट आंसर रहेगा मिट्टी। वैसे तो देखा जाए आपको कांसे के औजार देखने को मिले हैं, तांबे के बर्तन देखने को मिले हैं, पत्थर तो जो है स्टोन एज में ही खत्म हो गया था, अब इतना डेवलप हो चुके हैं तो पत्थर के जो है बर्तन तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, इतने बेवकूफ नहीं थे वो लोग, बहुत समझदार थे, हमसे ज्यादा समझदार थे। मिट्टी इसका राइट आंसर रहेगा। आपको पोल्ट्री के जो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उसके साक्ष्य मिले हैं, और जो पकी हुई मिट्टी है, पकी हुई मिट्टी के पोल्ट्री जो आपको काली मंगन से देखने को मिले हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मिट्टी के बर्तनों का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? ठीक है, तो अगर आपने अभी, आपको मैंने कई सारी इमेजेस दिखाई है सिंधु सभ्यता की, उससे आपको पता चलता था ना वो झोपड़ी में रह रहे थे, ना वो लकड़ी के घर बना रहे थे, ना वो गोलाकार घर बना रहे थे। इसका राइट आंसर रहेगा बहुमंजिला। ठीक है, अगर आपको इस चीज को समझना है ना, मैप को समझना है सिर्फ कि किस तरीके का शहर होता होगा, मूवी देखो आप, मोहनजोदारो मूवी देखो, और उसके हीरो हीरोइन को, विलन को, सबको दिमाग से निकाल देना, सिर्फ मैप पे फोकस करना कि घर कैसे बनाए गए हैं, सिटाडेल कैसे बनाया गया है, नदी को किस तरीके से दिखाया गया है, उस राज्य की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं उसको कैसे दिखाया गया है। ठीक है, तो घरों में भी आपको बहुमंजिला घर देखने को मिलेंगे, कि घर के ऊपर घर उस टाइम पे भी हुआ करते थे। ठीक है, बट वो शहरी जो है, शहरी जो हुआ करते थे ना, मोहनजोदारो, हड़प्पा, जो डेवलप्ड साइट्स हुआ करती थी, उनमें देखने को मिलते थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला धातु कौन सा था? यूपीएससी 2021 ने सवाल पूछा है। क्या वो कांसा था? क्योंकि इसे ब्रोंज एज भी कहा जाता है, कांसे के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, और कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन को इकट्ठा कर दिया था। राइट, लेकिन इसका आंसर कांसा नहीं है,
इसका आंसर जो रहेगा वो तांबा रहेगा, क्योंकि तांबे का प्रयोग काफी देखने को मिला है। तांबे के आपको बर्तन देखने को मिलेंगे, काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, कांसे के औजार भी देखने को मिले थे, लेकिन सबसे अधिक की बात हो ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, तांबा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और तांबा पहली धातु है जो मनुष्य ने जो है खोजी थी। बाकी सोना चांदी जो है उस टाइम पे भी इतने ज्यादा कॉमन नहीं हुए थे कि उसके बर्तन बना दिए जाए, औजार बना दिया जाए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु पवित्र माना जाता था? ठीक है, ये तीसरी बार आ गया सवाल, इसका राइट आंसर रहेगा बेल, वो भी एक सिंग वाला बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? आरआरबी 2021 ने सवाल पूछा है। सो जो है देखा जाए, अगर ऑप्शन कटिंग करें अगर हम, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक बनाए, तो चमड़े के वस्त्र तो पहनते नहीं होंगे, इतने पुराने इतने डेवलप लोग थे। ऊनी वस्त्र नहीं पहनते थे, क्योंकि बहुत वो बर्फीला टाइप जगह नहीं थी जो ऊनी वस्त्र पहनना पड़े उनको। रेशमी वस्त्र भी नहीं पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे, क्योंकि कपास के साक्ष्य में मिले। ठीक है, कपास का रेशम जो है हड़प्पा से जो है मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सूती वस्त्र पहनते थे। ठीक है, हालांकि आज के टाइम पे तो मौसम के हिसाब से वस्त्र चेंज होते हैं, कभी हम सूती वस्त्र पहनते हैं अगर गर्मी का मौसम है, कभी ऊनी वस्त्र पहनते हैं अगर ठंड का मौसम है। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से आज के टाइम चलता है, बट उस टाइम का जो मेजर जो रोल था, जिस जिन कपड़ों का वो यूज करते थे, वो सूती वस्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? क्या उन्हें धातु कला आता था? यस, आता था। मूर्ति कला आता था। मृदांड कला आता था। राइट आंसर आएगा सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह के लिए फेमस है लोथल, तो इसका राइट आंसर रहेगा लोथल, सबसे बड़ा बंदरगाह भी लोथल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? ठीक है, तो ये वापस से थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया जो एसएससी ने पूछा है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। एनसीईआरटी वाला टाइमलाइन है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, और आपका जो मेच्योर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये बीसीई की बात चल रही है, याद रखना है, ईसा पूर्व की बात चल रही है। ठीक है, याद रखना है। तो अगर ऑप्शन में 1750 होता या ऑप्शन में 1900 होता, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, या तो ना तो 1750 है और 1900 आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1900 ईसा पूर्व। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता कि मैच्योर एज, ठीक है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1900 बीसीई होता। भले 1750 आंसर अगर ऑप्शन में अगर देखने को मिलता, तब भी इसका आंसर 1900 बीसीई होता। लेकिन अगर पूछ लेता कि सर्वमान्य काल के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ, और अगर उसमें 1900 बीसीई आंसर ऑप्शन होता, तब भी आपको राइट आंसर लगाना होता 1750 बीसीई। ठीक है, टाइमलाइन की बात है, अब इतना बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, एक टॉपिक को एंटायर एक क्लास में कवर कर रहे हैं, तो टाइमलाइन तो क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सिंधु सभ्यता में किस जानवर का चित्र मोहरों पर नहीं मिलता है? तो मोहरों पे नहीं मिलता है आपका घोड़ा। ठीक है, घोड़े के कुछ खास साक्ष्य भी नहीं मिले थे, और घोड़ा नहीं, उनको नहीं शायद पता था, और जितनी खोज वगैरह हुई है उस जमाने में उससे पता चलता है, और जितनी मोहरें मिली है वो घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो घोड़ा जो है चित्र नहीं था मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में किस वस्तु का सबसे अधिक उत्पादन होता था? 22 ने सवाल पूछा है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है गेहूं और जौ दोनों होना चाहिए था, लेकिन अगर दोनों आपको सेम ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आप जौ को राइट आंसर लिख कीजिएगा। जो है एक ऐसी उस टाइम पे कहे की फसल थी जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता था, साथ में गेहूं का भी उत्पादन होता था, बट अगर दोनों सेम ऑप्शन में देखने को मिल रहे तो जो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो परिचित नहीं थे लोहे से। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर योजना का उत्कृष्ट उदाहरण है? सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी एंटायर आईवीसी में वो है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की बात होगी तो मोहनजोदारो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। सिटीज को बहुत अच्छे से प्लान कर पा रहे थे वो, जैसा कि हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 84, सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी? क्या वो टेढ़ी मेढ़ी थी? क्या वो सीधी और चौड़ी थी? क्या वो संकरी थी या गोलाकार थी? इसका राइट आंसर है सीधी और चौड़ी। ठीक है, तो मैं आपको ना एक मैप के जरिए समझाता हूँ। तो बेसिकली समझिए कि ये घर है, ठीक है, ये भी घर है, ये भी घर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है। ठीक है, अगर ऐसे घर है उस टाइम पे कुछ इस तरीके का मैप हुआ करता था, जैसा कि खोज हुई है, तो ये सड़क हुआ करती थी।
ठीक है। ये सड़कें चौड़ी भी है और स्ट्रेट है, आड़ी तिरछी नहीं देखने को मिलेगी। और जो एंगल बना रहा है ना, ये सवाल ही पूछा जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाती थी सड़कें उनकी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि उनकी जो सड़कें थी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती थी और सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। 2 सवाल समझे हमने यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ पाया गया था? कि जैसा कि हमने पढ़ा, हड़प्पा में पाया गया था। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडी कहाँ था? हड़प्पा में था। ठीक है, देखो आपको हो सकता है ये लग रहा हो बार बार देख के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ये सवाल 2020 में यूपीएससी ने पूछा है। अब इसी को अलग तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि पूछ लिया जाए अनाज का भंडार कहाँ पाया गया था, ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए तो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। या हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ पाया गया था, वो अलग क्वेश्चन बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज का भंडार कहाँ पाया गया था, ये एक अलग सवाल बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में बताया और या तो क्वेश्चन के थ्रू बताया, अगर आप उतना समझ लेते हो तो वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप आंसर विद इन सेकंड लगा दोगे। विद इन 5 सेकंड आपको आंसर याद आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं, बट वो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। तो हमारे लिए तो इजी है ना उनको समझना, उनको राइट आंसर लगाना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। दोबारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बस वही पूछने का ढंग अलग होता है तो न्यू क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं ना, ऑप्शन कटिंग करते हैं। तो देखो नृत्य करती हुई लड़की तो है ना, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति तो मिली है, लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं मिली, क्योंकि बुद्धिस्ट जो टाइम है, बुद्धिज्म, वो आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, वैदिक काल आ जाता है, वैदिक काल अपनी चरम सीमा पे होता है, तब जाके बुद्धिस्ट काल आता है। ठीक है, बुद्ध नहीं रहेगा। अशोक स्तंभ, बुद्धिज्म के भी बात आता है, अशोक का काल, मौर्य काल जो है। ठीक है, फिर आता है नटराज। नटराज का भी नहीं मिलता है, क्योंकि नटराज जो है आपको आई गेस वैदिक काल से रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, ऑप्शन कटिंग के थ्रू हम निकाल पा रहे हैं कि नृत्य करती हुई लड़की। अगर ऑप्शन में आपको पृष्ठ किंग भी देखने को मिल रहा तो नहीं आप लगा पाते, क्योंकि दोनों ही फेमस है। दोनों की जो खोज है वो 1926 और 1927 में हुई थी। डांसिंग गर्ल की खोज कब हुई थी? 1926 में। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे 1926 में। और पृष्ठ किंग की हुई थी 1927 में। तो उन दोनों में कंपैरिजन कैसे करोगे, कौन सी फेमस थी? राइट, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नृत्य करती लड़की रहेगा। दोनों आपको एक क्वेश्चन में या एक ही ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेंगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 88। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्यों महत्वपूर्ण है? क्या ये सबसे पुरानी है, या अभी तक पढ़ी नहीं गई, या संस्कृत में है, या ब्राह्मी में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, अभी तक पढ़ी नहीं गई। उन लोगों ने क्या लिखा, क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोगों को, किस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? एसएससी 2023 ने क्वेश्चन पूछा है। क्या राजतंत्र था, क्या गणतंत्र था, या साम्राज्य था? ठीक है, तो साम्राज्य का मतलब होता है राजा महाराजा वाला टाइम था क्या? तो नहीं, उसके साक्ष्य नहीं मिले। राजतंत्र था क्या? उसका साक्ष्य भी नहीं मिले। गणतंत्र डेमोक्रेसी थी, इसके भी कुछ खास साक्ष्य नहीं मिले। हम अज्ञात हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक कोई राजा था, या ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते थे, या सरकार होती थी, हमें नहीं पता, अज्ञात है। क्योंकि उन लोगों ने जो लिखा है वही नहीं पता, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कैसे वो लोग डिसीजन लेते थे, डिसीजन मेकिंग कैसे होती होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्तु का उपयोग माप के लिए करते थे? तो बेसिकली वो जो है पत्थर के बाटों का यूज करते थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थर के बाट यूज करते थे। और बाट को मैंने आपको वेट भी बताया था, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 16 इस तरीके से होता था। ठीक है, सो एक मैप आ गया यहाँ पे। अब इसे समझते हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार किन क्षेत्रों तक था? ठीक है, तो इस मैप के जरिए समझते हैं। मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखो, ये है इंडिया का आपका महाराष्ट्र वाला भाग। यहाँ तक इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे आपको दायमाबाद देखने को मिलेगा, भगतराव देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर जाओगे तो आपको मांडा देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। साइड में आप देखोगे तो यूपी में आपको आलमगीरपुर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको सुटका जैन डोर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बलोच में, बलोचिस्तान में। ठीक है, धुरंधर मूवी में देखा होगा ना, बलूचिस्तान वहां पे। और ऊपर कुछ साक्ष्य आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिले थे। ठीक है, सराई कोला, सही, सराई कोला आपको शायद से आपको अफगानिस्तान में आई गेस देखने को मिला होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना इतना, इससे हमको पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने एरिया में फैला था। तो क्या वो सिंध में था केवल? नहीं। क्या पंजाब से बंगाल में था? नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसा स्टेट था क्या? ऐसा नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान से गुजरात तक। ठीक है, अफगानिस्तान में था और गुजरात तक में था, और गुजरात के ही एरिया में आपको महाराष्ट्र भी आप इसको कवर कर सकते हो। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अफगानिस्तान से गुजरात तक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस उद्योग में प्रसिद्ध थे? एसएससी ने पूछा 2022 में सवाल। मनका बनाते थे, यस। जहाज बनाते थे, जहाज भी निर्माण भी करते थे क्योंकि डॉकयार्ड फेमस है। हथियार औजार भी बनाते थे, कागज निर्माण करते होंगे, बट इसका राइट आंसर जो रहेगा मनका निर्माण, क्योंकि इसकी फैक्ट्रीज देखने को मिली थी आपको लोथल और धोलावीरा में। सो बेसिकली मनके का सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, बहुत ज्यादा बिकते थे, बनाए जाते थे, फैक्ट्रीज होती थी, तो इसका मनका निर्माण इसका राइट आंसर रहेगा। उस टाइम पे डेकोरेशन का बहुत शौक हुआ करता था लोगों को। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? आरआरबी 2020 में सवाल पूछा गया है। सो इसका जो आंसर जो रहेगा वो ऊंट और घोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऊंट से इतना कितना व्यापार कर लेंगे लोग। जहाज और बैलगाड़ी हो सकते हैं, इसमें से राइट आंसर निकालते हैं। राइट आंसर जो रहेगा बैलगाड़ी रहेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जहाज के साथ, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ बेसिकली जो हमारा व्यापार होता था वो जहाजों से होता होगा, राइट। डॉकयार्ड्स वगैरह भी अवेलेबल थे। बट बैलगाड़ी इसका राइट आंसर क्यों रहेगा? क्योंकि आप जितना भी ट्रेड करोगे, आप बाहर जितने से ट्रेड करोगे उससे ज्यादा तो आप आपस में ट्रेड करोगे ना, राइट। कि आपने अगर मोहनजोदारो में कोई चीज बनाई, उसको आपको लोथल भेजना है, लोथल में कोई चीज आई, उसको आप ढोलावीरा पहुंचाना है, ढोलावीरा से कालीबंगा है। तो जो आपस का ट्रेड होता था उसकी बात हो रही है कि सबसे प्रमुख साधन क्या था, तो वो होता था बैलगाड़ी। बैलगाड़ी उस टाइम का प्रमुख साधन हुआ करता था, जिससे चीजों का लाना ले जाना हुआ करता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? राइट आंसर रहेगा लोहा। इसे देखने की भी जरूरत नहीं है, लोहा नहीं था उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 95। देखो मैंने आपको बताया था एक सींग वाला बेल, ठीक है। एक सींग वाला बेल जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये वही है, ठीक है। और ये वो लिपि है जो हम अभी तक, ये वो लैंग्वेज है, लिपि है जो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पे सबसे प्रसिद्ध पशु कौन सा था? एक सींग वाला बैल। 4-5 बार आ गया होगा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत विकसित थी। अत्यंत विकसित थी, हम पढ़ चुके इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदारो था, ठीक है। ऑप्शन में राखीगढ़ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग है ना पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछता है, क्वेश्चन तो पढ़ो ही पढ़ो, सारे ऑप्शंस भी पढ़ो, आपको आता है तब भी पढ़ो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ था। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो मोहनजोदारो आएगा, क्योंकि वो हो सकता है पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सो बेसिकली व्यापारिक केंद्र तो वो रहेगा ना जहाँ पे सामान आता होगा या ले जाया जाता होगा, और वो ऐसी जगह जो है वो एक डॉकयार्ड होगा, एक बंदरगाह होगा, वो था लोथल। इसका राइट आंसर जो रहेगा लोथल रहेगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 99। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी है? देखो, मंदिर, किला, स्तूप, ये उस जमाने की जो है कहें कि प्रायोरिटी या खूबसूरती नहीं थे। ग्रेट बाथ ये मोहनजोदारो में। कहाँ पर है? मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ जो है उस टाइम की प्रायोरिटी जो है एक बहुत ही खूबसूरत संरचना मानी जाती है, जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था। तो सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध संरचना जो है ग्रेट बाथ हुआ करती थी, ठीक है, वो जो कि मोहनजोदारो में है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पूरे एंटायर क्लास का वो है, सिंधु सभ्यता की और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है? यूपीएससी ने पूछा है 2022 में। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने हमारे पूरे 100 क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक में आए हुए क्वेश्चन है, हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जिसके साथ हमारा आज का जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने स्टोन एज पढ़ा था। तो ऐसे ये सीरीज हमारी आगे बढ़ती जाएगी। अगले सीरीज में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक काल को, कि कैसे स्टोन एज से सिविलाइजेशन पे आए हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे ही पतन होता है तो हम कैसे वैदिक काल में आए थे। ऐसे हम स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में स्टार्टिंग में टॉपिक को पढ़ते हैं। और हर क्लास की लेंथ में 1.5 घंटे से कम रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको मैं सारी एंटायर उस टाइम का जो है यूनिवर्स को ही समझा दूंगा। यूनिवर्स कहूँ कि लाइक उस टाइम की दुनिया कैसी रही होगी, कैसे लोग रहते होंगे, जीते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। और ऑलमोस्ट आपके सवाल यहाँ से कवर हो जाएंगे, ऑप्शंस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।